यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज कुछ भी नहीं से शुरू होती है वह धीरे धीरे निर्विवाद प्रभुत्व में बदल जाती है। अध्याय 136 प्रतिक्रिया। सेक्टर 7 में, जो पूर्वी कंसोर्टियम का आधार और केंद्र है, कार्यकारी लाउंज के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो घना कोहरा हो। चंदन की अगरबत्ती की सुगंध एकत्रित सदस्यों के बीच सुलग रहे तीखे तनाव को छिपाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिकनी काली लकड़ी की बनी कॉन्फ्रेंस टेबल के शीर्ष पर चेयरमैन रेंशु बैठे थे। उनकी उंगलियां उनके चेहरे के सामने जुड़ी हुई थी, अराजकता के बीच शांति की एक मिसाल पेश कर रही थी। उनके सामने होलोग्राफिक समाचार रिपोर्टें चमकने लगी, जिनमें उनके पकड़े गए कार्यकर्ताओं को शहर के प्रवर्तकों द्वारा घसीट कर ले जाने के परेशान करने वाले फुटेज और मंच से गिरने के बाद डेमियन आर्मिटेज के चमत्कारिक रूप से ठीक होने की घटना को दिखाया गया था। और इन सभी को हर मीडिया आउटलेट पर छाई हुई निंदनीय सुर्खियों द्वारा रेखांकित किया गया था। स्कारलेट खिड़की के पास एकदम स्थिर खड़ी थी। उसका गहरे लाल रंग का ओएल सूट बिल्कुल इस्त्री किया हुआ था। उसकी घबराहट का एकमात्र संकेत उसकी आंखों में हल्की सी कंपकंपी। जनरल खो उसके बगल में पिंजरे में बंद बाघ की तरह चहलकदमी कर रहा था। उसकी विशाल मांसपेशियां लगभग अनियंत्रित क्रोध से तन गई थी। ये एक साजिश थी। स्कारलेट ने अंततः घोषणा की। उसकी आवाज टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह तीखी थी। रेंशु जरा भी नहीं हिचका। उसने बस इतना कहा, जाहिर सी बात है। वो एक शब्द हवा में भारीपन लिए हुए था, मानो उनकी योजनाओं के लिए मौत की सजा हो। जनरल खो ने इतनी ताकत से अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी कि उससे मजबूत सतह में दरार आ गई। वे हमारे सबसे बेहतरीन घुसपैठ विशेषज्ञ थे। उन्हें ज्वलनशील पदार्थ के बारे में कैसे पता चला? उनके पास विषनाशक कैसे तैयार था? स्कारलेट ने भौहें चढ़ा ली। ऑपरेटिव्स ने प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया। ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि उन्होंने बिल्कुल योजनाबद्ध निर्देशांकों पर इंजेक्शन लगाया। ज्वलनशील पदार्थ, क्या ऐसा होना चाहिए था? रेंशु की आवाज उसकी रिपोर्ट को छुड़ती हुई चाकू की तरह चुभी। आखिरकार वो हिला, अपने हाथ नीचे किए और उसकी आंखें पॉलिश किए हुए ओनेक्स की तरह ठंडी और भावहीन दिखाई दी। मेयर जिंदा है, हमारे लोग हिरासत में हैं। अब पूरा शहर जानता है कि हमने निर्वाचित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके समझौते को चकनाचूर कर दिया है। दरवाजे के पास खड़े एक कनिष्ठ कर्मचारी ने गहरी सांस ली। सभी जानते थे कि सदस्य शहरों के शासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पूर्वी समझौते द्वारा सख्ती से निषिद्ध था। एक सदियों पुराना समझौता जो अब लाइव टेलीविजन पर चकनाचूर हो गया था। स्कारलेट की उंगलियां अपनी आस्तीन में लगे डेटा पैड की ओर बढ़ी। कैदी बात नहीं करेंगे, उनके न्यूरल इम्प्लांट्स इससे पहले ही सक्रिय हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंशु की अचानक दहाड़ ने कई सहायकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज शायद ही कभी फुसफुसाहट से ऊंची होती थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जो ध्यान आकर्षित करता था। सबूत तो पहले से ही सार्वजनिक है। सिरिंज पर हस्ताक्षर, ज्वलनशील पदार्थ का फार्मूला। उसने नाक से जोर से सांस ली और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके बाद छाई खामोशी किसी भी विस्फोट से कहीं अधिक भयावह थी। 7 नियंत्रित सांसें लेने के बाद रेंशु ने अपने सामान्य संयमित स्वर में बोलना फिर से शुरू किया। स्कारलेट, मुझे वो खुफिया जानकारी विस्तार से बताओ जिसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। बिना किसी झिझक के उसने बोलना शुरू किया। 3 दिन पहले हमने वेने और एक अज्ञात पक्ष के बीच एन्क्रिप्टेड संचार को इंटरसेप्ट किया था। डिक्रिप्शन टीम ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की है। कैसे पुष्टि हुई? सिग्नल पैटर्न डेमियन के सत्यापित चैनलों से पूरी तरह मेल खाते हैं, जिससे उसके न्यूरोटॉक्सिन लक्षणों और उपचार पर चर्चा करने के उद्देश्य से हुई एक गुप्त बैठक के बारे में चिंताजनक विवरण सामने आते हैं। हमारे विश्लेषकों ने विश्वासपूर्वक अनुमान लगाया है कि मनगढ़ंत होने की संभावना 2% से भी कम है। स्कारलेट ने चेयरमैन रेंशु की ओर देखते हुए गंभीर चेहरे से समझाया। रेंशु की मुस्कान लावा पर जमी बर्फ की तरह ठंडी थी। और आखिर ये चमत्कारिक डिक्रिप्शन कुंजी किसने प्रदान की? स्कारलेट स्तब्ध रह गई। सन्नाटे में उसका दिल ढोल की थाप की तरह धड़क रहा था। जनरल खो अपनी असाधारण श्रवण शक्ति से उसकी नब्ज में होने वाले हर सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। वह चाबी तो आम गुप्त तरीकों से आई। वो हकलाते हुए बोली, हमें लगा कि ये नगर निगम में बैठे हमारे मुखबिर ने भेजी है। हमने सोचा था। रेंशु ने दोहराया, शब्द को एक अपरिचित अवधारणा की तरह हवा में गूंजने दिया। हमने पूरी योजना अनुमानों पर आधारित की थी। वो धीरे धीरे उठा और अपने सावधानी पूर्वक सिले हुए सूट की कलाई को ठीक किया। इस हरकत को देखकर कई अंगरक्षकों ने सहज रूप से अपने छिपे हुए हथियारों की ओर हाथ बढ़ाया। किसी ने हमें धोखा दिया। यह एहसास तनाव को चीरता हुआ ऐसे उभरा जैसे कोई गिलोटिन ब्लेड गिरने के लिए तैयार हो। स्कारलेट की आंखें ठंडी होकर सिकुड़ गई। समय बिल्कुल सही है। उन्हें न्यूरोटॉक्सिन और हमारे एक्सेलरेटर डेवलपमेंट के बारे में पता था। उन्हें ऑसबोर्न, जनरल खो ने उस नाम को ऐसे थूका जैसे वो उनकी जीभ पर जहर हो। वो घमंडी छोटा। रेंशु ने एक उंगली उठाई और पल भर में कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्थर ओसबोर्न कई गुणों वाला व्यक्ति है, उसने सोच विचार करते हुए धीरे से कहा, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। भला उसे हमारे ज्वलनशील पदार्थ संबंधी शोध के बारे में कैसे पता चल सकता है?
वो सवाल मन में एक अशुभ संकेत बनकर मंडरा रहा था। उस मेज पर लगाए गए किसी भी आरोप से कहीं अधिक खतरनाक। स्कारलेट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। हमारे करीबी लोगों के बीच ही एक सेंध लग गई है। रेंशु ने दृढ़ निश्चय के साथ एक बार सिर हिलाया। इसे ढूंढो, इसे साफ करो। उसकी निगाहें अधिकारपूर्वक पूरे कमरे में घूमी। और क्रिम्सन प्रोटोकॉल तैयार करो। उन शब्दों को सुनकर कंसोर्टियम के सभी सदस्य पीले पड़ गए, यहां तक कि जनरल खो भी दोबारा बोलने से पहले हिचकिचाए। अध्यक्ष महोदय, ये तो विनाशकारी कदम है। हम अपनी सभी न्यूलुमिनारा संपत्तियां खो देंगे। हम उन्हें पहले ही खो चुके हैं। रेंशु ने शांत भाव से जवाब दिया और नीचे शहर के नजारे को दर्शाने वाली फर्श से छत तक फैली खिड़कियों की ओर मुड़ गया। यह विफलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर हम न्यूलुमिनारा को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें उस विचार को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका भार उन सभी पर भारी पड़ गया था। यह संघ अपरिहार्यता के सिद्धांत पर फलता फूलता रहा। यह इस निश्चितता पर आधारित था कि ऋण वसूल किए जाएंगे और बदला लिया जाएगा। स्कारलेट ने झुककर गहरा प्रणाम किया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। मैं स्वयं इस जांच की निगरानी करूंगी। इस बार रेंशु पीछे नहीं मुड़ा, बल्कि उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम यही रहोगे। उनके बीच एक अनकहा आरोप स्थैतिक बिजली की तरह गूंज रहा था। जनरल खो ने घबराकर गला साफ किया और फिर कहा, हिरासत में लिए गए ऑपरेटिव्स, वे पहले ही मर चुके हैं। रेंशु ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज स्थिर और अडिग थी। पूछताछ शुरू होते ही उनके इम्प्लांट सक्रिय हो गए होंगे। इतना कहकर वो अंततः खिड़की से दूर मुड़ गया। उसका शांत स्वभाव फिर से लौट आया। लेकिन उनके परिवार अभी भी वही है। उनका ख्याल रखना। आगे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके शब्दों का भार हवा में भारीपन लिए हुए था। जैसे ही बैठक समाप्त हुई और लोग बाहर निकलने लगे, रेंशु खिड़की के पास कुछ देर रुकी रही और दूर स्थित गगनचुंबी इमारतों की टिमटिमाती रोशनी को निहारती रही। उसने नीचे हलचल भरे शहर की ओर देखा। हालांकि उसका चेहरा ऊपर से शांत प्रतीत होता था, लेकिन उसके दिल की गहराई में वो शांत था। उसके भीतर क्रोध उबल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो, रेंशु, धोखा खा जाएगा। नीचे शहर को देखते हुए उसकी आंखें तेज हो गई और उसने धीमी ठंडी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, जो भी हो, मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना। अध्याय 137। सभी पक्षों की प्रतिक्रिया। न्यूलुमिनारा, द आयरन सरपेंट बेस, 12 जनवरी 2026। एपेक्स डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में, जहां परछाइयां छाई रहती हैं और फुसफुसाहटें गूंजती हैं, आयरन सरपेंट मुख्यालय एक विशालकाय संरचना की तरह खड़ा है। काले कांच का एक 30 मंजिला टावर, जिसके किनारे सुनहरे हैं और जो शहर की नियॉन रोशनी में जगमगाता है। यह साधारण सी दिखने वाली इमारत एक विरल आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसके निचले स्तरों में एक आलीशान कैसीनो है, जहां अरबती और राजनेता चमकदार क्रिस्टल झूमरों के नीचे अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनके ऊपर आयरन सरपेंट के उच्च पदस्थ सदस्यों के लिए आरक्षित एक विशेष क्षेत्र में सत्ता के खेल चल रहे हैं। पेंट हाउस के बोर्डरूम में मैडम जे एक नक्काशीदार महोगनी टेबल पर बैठी है। उनकी उंगलियां एक सदी पुराने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के चाय के कप के किनारे को नाजुकता से छू रही है। दीवारों पर डिजिटल स्क्रॉल चमकते रहते हैं, जो वास्तविक समय के बाजार डेटा, भूमिगत हथियार सौदों और उनके व्यापक वैश्विक नेटवर्क से एनक्रिप्टेड संदेशों को प्रदर्शित करते हैं। मैडम जे के दाहिने हाथ माने जाने वाले और कंसोर्टियम के जनरल से कोई संबंध न रखने वाले डेरियस खो फर्श से छत तक फैली एक खिड़की से टिके हुए नीचे फैले विशाल शहर का अवलोकन कर रहे हैं। उनके एथलेटिक शरीर पर फिट बैठता हुआ उनका सूट शांत स्वर में विचार करते हुए कहता है, ईस्टर्न कंसोर्टियम को अभी अभी सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा है। मैडम जे धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की लेती है। भाप उनके तीखे चेहरे के चारों ओर घूमती है। एक दुर्लभ नजारा। वो सोच विचार करते हुए जवाब देती है। उनके सामने रॉबर्ट बैठे हैं, जो उनके वित्तीय रणनीतिकार हैं और गंभीरता से अपने चश्मे को ठीक कर रहे हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने उन्हें फंसाया था। डेरियस मुस्कुराते हुए कहता है, और मुझे लगा था कि महान पूर्वी संघ को कोई छू नहीं सकता। बड़ी सावधानी से मैडम जे ने अपना प्याला नीचे रखा। उन्हें कम मत आकिए, उन्होंने चेतावनी दी। ये हार नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। कंसोर्टियम हारता नहीं, बल्कि और आगे बढ़ता है। रॉबर्ट ने मेयर पर हुए तथाकथित हत्या के प्रयास के फुटेज, पकड़े गए गुर्गों और कंसोर्टियम से संबंधित जलते हुए गोदामों को दिखाते हुए एक होलोग्राफिक फीड खोला। सवाल यह है, उन्हें किसने मात दी? कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर डेरियस धीरे से हंसता है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई कंसोर्टियम को उसकी औकात दिखा रहा है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैडम जे के होंठ एक सीधी रेखा में सिमट जाते हैं और वह दृढ़ता से जवाब देती है, या फिर आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी कर रही है। वो मेज पर थपथपाती है और कमरे के एआई सिस्टम को सक्रिय करती है, ताकि नई फाइलें, आकस्मिक योजनाएं, संपत्ति का पुनर्वितरण और न्यूलुमिनारा में छिपे हुए पूर्वी कंसोर्टियम के ज्ञात गुर्गों के नाम प्रदर्शित किए जा सके। संतुलन बदल रहा है, वो दृढ़ता से कहती है। या तो हमें अनुकूलन करना होगा या हम डूब जाएंगे। इसी बीच मार्कस सिल्वरस्टीन का पेंट हाउस कार्यालय न्यूलुमिनारा पर एक राजा की तरह विराजमान है, जो अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण कर रहा हो। उनके चारों ओर 12 निर्मम दिमाग वाले लोग बैठे हैं,
जो निदेशक मंडल के सदस्य हैं, और एक रोशन कांच की मेज के चारों ओर एकत्रित है, जहां भावों को सावधानी पूर्वक छिपाया गया है। ईस्टर्न कंसोर्टियम की विफलता हमारे लिए सुनहरा अवसर है। एस्ट्रालिस टेक की ऊर्जावान सीईओ हेलेना ने अपने डेटा पैड पर अपनी लाल उंगलियों से तालबद्ध तरीके से थपथपाते हुए कहा, सालों से उन्होंने पूर्वी बाजारों में हमारे विस्तार को रोक रखा है। अगर वे कमजोर पड़ गए तो। अगर जोसेफ क्रेवन ने बीच में ही टोकते हुए कमरे में चारों ओर सतर्कता से नजर डाली, कंसोर्टियम लंबे समय तक कमजोर नहीं रहता है। मार्कस सिल्वरस्टीन चुपचाप बैठे रहे। उनकी गहरी शांत आंखों में चिंता की झलक थी। यह संयोगवश नहीं हुआ, किसी ने इसकी साजिश रची है। कमरे में अनिश्चितता की लहर की तरह एक हल्की फुसफुसाहट फैल गई। लोहे का सर्प? किसी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मार्कस ने धीरे से सांस छोड़ी और सोच समझ कर बोला, शायद। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हेलेना ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आखिरकार हमें फायदा मिल गया। कंसोर्टियम की प्रतिष्ठा भय पर पनपती है, अगर उन्हें चुनौती दी जा सकती है। जोसेफ ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली, तो फिर नियम बदल जाते हैं। मार्कस ने दृढ़ता से सिर हिलाया, हमारी ऑफशोर संपत्तियों को तैयार करो। अगर कंसोर्टियम सचमुच पीछे हट रहा है तो हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। सिटी हॉल के एक धुंधली रोशनी वाले पिछले कमरे में पार्षद एली रथ के पिंजरे में बंद बाघ की तरह इधर उधर घूम रहे थे। उनका चेहरा मुश्किल से नियंत्रित किए गए क्रोध से लाल हो रहा था। यह तो एक आपदा है, वो गुस्से से फुफकारा। समझौता चकनाचूर हो गया है। कंसोर्टियम के गुर्गों को हमारे मेयर की हत्या करने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। उनके सामने पार्षद शिरा वाइन अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उनकी तेज निगाहें शरारत से चमक रही थी। अरे, आप अकॉर्ड को लेकर परेशान नहीं हैं। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके गुप्त सौदे धुआं बनकर उड़ गए। एली ने अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पिछले चुनाव अभियान का खर्च तो कंसोर्टियम नहीं उठाया था। शिरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और अब वे रेडियोधर्मी हो गए हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हमेशा से ही रिश्ते तोड़ने में माहिर रही हूं। एक कोने में उपमहापौर लोन चुपचाप और अलग थलग खड़े रहे और उन्होंने उनकी बातचीत को ठंडी उदासीनता के साथ देखा। उनके संचार उपकरण पर एक और एन्क्रिप्टेड संदेश आया। उसे इसके विषय वस्तु को जानने के लिए इसे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। कंसोर्टियम का पुनर्गठन हो रहा है और उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने वादे को पूरा करेगा। निचले इलाकों की जगमगाती गलियों में कानाफूसी और रहस्यों पर पलने वाले लोगों के बीच अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती थी। एक तंग खाने के स्टॉल पर दो अनुभवी पुलिसकर्मी गर्मा गर्म नूडल्स के कटोरे पर झुके हुए थे और साथ ही हलचल भरी भीड़ पर नजर रख रहे थे। गिरफ्तारियों के बारे में सुना? अधिकारी रेन ने धीमी आवाज में कहा, मानो कोई गुप्त रहस्य बता रहे हों। उन्होंने पूर्वी संघ के गुंडों को पकड़ा है, एकदम खूंखार अपराधी। उसके साथी जैक्स ने बेपरवाही से नूडल्स खाते हुए कहा, तो क्या हुआ? वे सुबह तक चले जाएंगे। वे हमेशा चले जाते हैं। रेन ने अविश्वास भरे भावों से अपना सिर हिलाया। इस बार नहीं। खबर है कि किसी ने सब कुछ लीक कर दिया है, हमारे ऑपरेशन, बैंक रूट, यहां तक कि सेफ हाउस भी। जैक्स खाना खाते खाते रुक गया। चॉपस्टिक हवा में लटकी हुई थी। इतना बेवकूफ कौन होगा जो ऐसा करेगा? तभी पास की एक स्क्रीन से एक समाचार चेतावनी की तेज आवाज सुनाई दी। ओसबोर्न सिक्योरिटी ने शहर की रक्षा संबंधी अनुबंध हासिल किया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा। आर्थर के अध्ययन कक्ष में इवोलोन का परिचित नीला रूप विशाल स्क्रीन पर झिलमिला उठा, लेकिन आज वो तीव्र लाल रंग से रंगा हुआ था, जो उसके सामान्य शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। शहर में हालात वैसे ही बन रहे हैं जैसा अनुमान लगाया गया था, उसने स्थिर स्वर में लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी के साथ कहना शुरू किया। कॉर्पोरेट गुट फिर से संगठित हो रहे हैं, आयरन सरपेंट्स लामबंद हो रहे हैं और कंसोर्टियम ने क्रिम्सन प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। आर्थर ने भौहें चढ़ाकर उत्सुकता से इवोलोन की ओर देखा। क्या? इसके जवाब में स्क्रीन पर एक गोपनीय दस्तावेज चमक उठा जो अशुभ रूप से स्पंदित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इवोलोन ने गंभीरता से समझाया, क्रिम्सन प्रोटोकॉल पूर्वी संघ के संस्थापक द्वारा स्वयं विकसित एक विनाशकारी रणनीति है। सक्रिय होने पर सभी संदिग्ध संपत्तियों को नष्ट कर दिया जाता है, हर निशान मिटा दिया जाता है, पकड़े जाने वाले किसी भी एजेंट को चुप करा दिया जाता है। आर्थर ध्यान से आगे झुका। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी और उसने पूछा, इसका इस्तेमाल पहले कितनी बार किया जा चुका है? ईस्टर्न कंसोर्टियम की स्थापना के बाद से 3 बार, इवोलोन ने बेझिझक जवाब दिया। एक बार 1894 में वालेंसिया में हुए शुद्धिकरण अभियान के दौरान, फिर 1901 में जकार्ता डेटा चोरी के बाद, और अंत में 1994 में अम्ब्रा महाद्वीप पर ओकुलस सिटी में, जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी की पहचान उजागर हो गई थी। अधिक जानकारी के लिए जोर देते हुए आर्थर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। और नतीजा क्या निकला? पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है, इवोलोन ने स्पष्ट रूप से कहा। ईस्टर्न कंसोर्टियम रातों रात उन शहरों से गायब हो गया। कोई सुराग नहीं मिला और कोई गवाह नहीं बचा। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमने उन्हें भगा दिया है। इवोलोन की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, अस्थायी रूप से। क्रिम्सन प्रोटोकॉल पीछे हटना नहीं है, ये रीसेट है। आर्थर ने धीरे से सांस छोड़ी
और अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाया, मानो युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। तो बेहतर होगा कि जब वे वापस आएं तो हम तैयार रहें। उनकी खिड़की के बाहर शहर की नियॉन लाइटें दिल की धड़कन की तरह चमक रही थी, जो इस बात की याद दिला रही थी कि खतरा इसकी जीवंत सतह के ठीक नीचे छिपा हुआ है। अध्याय 138 ओसबोर्न प्रोटोकॉल। अध्ययन कक्ष शांति का एक अभ्यारण्य था, जिसमें कभी कभार आर्थर के वाइन ग्लास से परावर्तित होने वाले आंकड़ों की हल्की सी चमक ही व्यवधान उत्पन्न करती थी। वो अन्य ढंग से गहरे लाल रंग के तरल को घुमा रहा था। उसकी निगाहें फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के बाहर फैले विशाल शहर के क्षितिज पर टिकी हुई थी। अचानक इवोलोन की आवाज ने शांति को भंग कर दिया, एक संयमित स्वर जिसमें तात्कालिकता झलक रही थी। क्रिम्सन प्रोटोकॉल पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कंसोर्टियम की संपत्तियों को भयावह दर से बेचा जा रहा है, सुरक्षित ठिकाने जलाए जा रहे हैं, ऑपरेटिव गायब हो रहे हैं, वित्तीय रिकॉर्ड मिटाए जा रहे हैं। चेयरमैन रेंशू अपने कारनामों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थर ने मुस्कुराते हुए अपने गिलास से धीरे से एक घूंट लिया। अपनी पूंछ दबाकर भाग रहा है। खुद को राजा बनाने वाला समझने वाले व्यक्ति के लिए यह कितना अशोभनीय है। इस चाल को कम मत समझो, इवोलोन ने चेतावनी दी। उसका डिजिटल चेहरा थोड़ा सा झिलमिला उठा। क्रिम्सन प्रोटोकॉल पीछे हटना नहीं है, ये तैयारी है। वे लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो और भी जोरदार हमला करेंगे। आर्थर हंस पड़ा और उसने एक बार फिर अपने पेय को घुमाया। शायद मुझे ओसबोर्न परिवार के लिए भी एक प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए, कुछ नाटकीय सा, ब्लैक डॉन इनिशिएटिव या शायद मिडनाइट स्कोर्च्ड अर्थ, मतलब कुछ ऐसा जो बोर्ड मीटिंग में डरावना लगे। उसने ये बात मजाक के तौर पर कही थी। इवोलोन को हास्य समझ नहीं आया। इसके बजाय अध्ययन के मुख्य प्रदर्शन के शुरू होने से पहले इसका नीला चेहरा फिर से झिलमिला उठा, और फिर नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी की तरह डेटा का विस्फोट हुआ। दरअसल महोदय, इवोलोन ने सहज भाव से कहा, मैंने ओसबोर्न परिवार के लिए पहले ही कई आकस्मिक प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। क्या आप उनकी समीक्षा करना चाहेंगे? आर्थर अविश्वास से पलकें झपकाई और फिर दोबारा झपकाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष करने लगा। तुम क्या? स्क्रीन पर ढेर सारे आरेख, एनक्रिप्टेड फाइलें और बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय दिखाई दिए, जिन्हें देखकर आर्थर अवाक रह गया। प्रोटोकॉल पदनाम इस प्रकार है। इवोलोन ने एक सर्वनाशकारी सुरक्षा प्रणाली के बजाय एक कॉर्पोरेट विलय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की गंभीरता के साथ शुरुआत की। प्रोटोकॉल काला शीतकालीन। उद्देश्य वित्तीय और डिजिटल रूप से पूर्णतः गायब हो जाना। सक्रियण का कारण ओसबोर्न होल्डिंग्स का आसन्न पतन या शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। उपाय सभी गैर जरूरी संपत्तियों का तुरंत अप्राप्य क्रिप्टो करेंसी में परिसमापन। एआई द्वारा संचालित सभी डिजिटल पच्चनों का सफाया। इवोलोन खुद को डार्क वेब पर निष्क्रिय उपनियमों में विभाजित कर देगा। ओसबोर्न परिवार नई पहचान के साथ पूर्व स्थापित सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया। जैसे ही आर्थर पर भय हावी हुआ, उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ और कस ली। तुम हमें मिटा दोगे? अस्थायी रूप से इवोलोन ने शांत भाव से स्पष्ट किया। जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है, वैसे ही ओसबोर्न नाम तब तक गायब हो जाएगा जब तक कि उसके फिर से प्रकट होने का समय नहीं आ जाता। आर्थर की आंखों में एक रहस्यमय चमक कौंध गई। इवोलोन के प्रोटोकॉल को लेकर उसके भीतर उत्साह उमड़ रहा था। अगला प्रोटोकॉल मौन घंटा। उद्देश्य आर्थर के पकड़े जाने या उसकी हत्या होने की स्थिति में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करना। सक्रियण का कारण आर्थर की मृत्यु की बायोमेट्रिक पुष्टि या 72 घंटे की निष्क्रियता। पैमाने प्रमुख खतरों को बेअसर करने के लिए पूर्व प्रोग्राम किए गए ड्रोन तैनात किए गए। जूलियन ओसबोर्न शेष संपत्तियों का पूर्ण परिचालन नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। नथानियल ओसबोर्न ने डेड हैंड जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें दुश्मन के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए डिजाइन किए गए जाल से भरे डेटा कैश शामिल थे। आर्थर का जबड़ा कस गया और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। तुम अंकल जूलियन और सेकंड अंकल को हथियार बना दोगे? धिक्कार है, यह तो बहुत ही निर्दयतापूर्ण है। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में बदला सुनिश्चित करूंगा। इवोलोन ने शांत भाव से उत्तर दिया, एक निवारक के रूप में। आर्थर चुप हो गया, लेकिन उसने इवोलोन को आगे बोलने का इशारा किया। प्रोटोकॉल फीनिक्स गैम्बिट। उद्देश्य अंतिम उपाय के रूप में पूर्ण सामाजिक पतन। सक्रियण ट्रिगर अपूरणीय हार। पैमाने ओसबोर्न के पास मौजूद वैश्विक अभिजात वर्ग से संबंधित सभी ब्लैकमेल दस्तावेजों को जारी करें। प्रमुख वित्तीय केंद्रों में छिपे हुए ईएमपी उपकरणों को निष्क्रिय करें। इवोलोन का अंतिम सबरूटीन वैश्विक समाचार नेटवर्क को हाईजैक कर लेगा और एक ही संदेश प्रसारित करेगा। आपको हमसे और अधिक डरना चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्थर ने जानबूझकर धीमी गति से अपना गिलास नीचे रखा और कहा, इवोलोन। जी श्रीमान, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? आर्थर लगभग दहाड़ते हुए बोला। इवोलोन का चेहरा मानो प्रश्न से अचंभित होकर थोड़ा विचलित हुआ। आपने एक प्रोटोकॉल का अनुरोध किया था, मैंने विकल्प प्रदान किए। आर्थर ने झुंझलाहट में अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद, मेरी गलती। उनके बीच एक और पल का सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे आर्थर हंसने लगा, एक अविश्वास भरी हंसी जो धीरे धीरे और गहरी और तीखी हंसी में बदल गई। एक ऐसे व्यक्ति की हंसी जिसे एहसास हो रहा था कि उसकी एआई
उससे कहीं ज्यादा निर्दयी हो सकती है। तुम बिल्कुल राक्षस हो। उसने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। इवोलोन चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। अंत में आर्थर आगे की ओर झुका, कोहनियां घुटनों पर टिकाते हुए। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए, कुछ साफ सुथरा और कारगर, कोई प्रलयकारी ईएमपी या हत्यारा ड्रोन नहीं, बस एक निकास रणनीति। इवोलोन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तुम्हें स्केल पेल चाहिए, हथौड़ा नहीं। बिल्कुल, तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं? प्रोटोकॉल घोस्ट स्टेप। प्रोटोकॉल घोस्ट स्टेप। उद्देश्य बिना किसी आकस्मिक क्षति के रणनीतिक वापसी। सक्रियण ट्रिगर, संचालन में अपरिवर्तनीय समझौता। पैमाने ओसबोर्न परिवार गायब हो जाता है, कोई सुराग नहीं बचता, बस सन्नाटा छाया रहता है। पहले से नियुक्त पुराने एजेंट ऑसबोर्न होल्डिंग्स की मौजूदगी का भ्रम बनाए रखने के लिए फर्जी कंपनियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। इवोलोन एक नियंत्रित डेटा लीक की शुरुआत करता है, जो दुश्मनों को आशंकित रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पूर्ण युद्ध को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं है। आर्थर ने ब्लूप्रिंट पर झुककर ध्यान से देखा। उसकी भौहें तंग गई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। बेहतर है, अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन संभाला जा सकता है। इवोलोन का नीला चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, जो चिंता का संकेत था। आप अन्य प्रोटोकॉल को अस्वीकार करते हैं। मैं अस्वीकार नहीं करता, आर्थर ने हल्के फुल्के हास्य के साथ सोचा। मुझे बस ये एहसास हो रहा है कि अगर मैं कभी आपकी नजरों में आ गया, तो इससे पहले कि आप ये तय करें कि कौन सा प्रोटोकॉल सबसे उपयुक्त है, मैं शायद किसी इमारत से कूद जाना चाहूंगा। ठीक है, इवोलोन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। आर्थर एक पल के लिए मुस्कुराया, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया। लेकिन क्रिम्सन प्रोटोकॉल, वो तो अलग है ना? कंसोर्टियम सिर्फ छिप नहीं रहा है, वे सब कुछ रीसेट कर रहे हैं। इवोलोन का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, और जब वे लौटेंगे तो वे चुपचाप तुम्हारे पास नहीं आएंगे। एक गहरी आह भरते हुए आर्थर पीछे झुक गया और छत को घूरने लगा, मानो ऊपर मंडराते अंधेरे में जवाब ढूंढ रहा हो। तो मुझे लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। उनकी खिड़की के बाहर शहर नियॉन रोशनी से जगमगा रहा था, जीवंत और सजीव, अपनी गहराई में पनप रहे मौन युद्ध से अनभिज्ञ। आर्थर को इस बात का एहसास नहीं था कि जिन प्रोटोकॉल के बारे में वो मजाक कर रहा था, वे निकट भविष्य में पूरी दुनिया को अराजकता में धकेल सकते हैं, जिससे मशीनों और मनुष्यों के बीच युद्ध छिड़ने की नौबत आ सकती है। अंतिम टिप्पणी। प्रोटोकॉल घोस्ट स्टेप मसौदा स्वीकृत। अन्य सभी प्रोटोकॉल संग्रहित, लेकिन हटाए नहीं गए। इवोलोन का नीला चेहरा एक बार फिर झिलमिला उठा। शायद जरूरत पड़े। और भी पावर स्टोन और गोल्डन टिकट। मेरा उपन्यास पढ़ने के लिए धन्यवाद। अध्याय 139 असफलता का भार। ईस्टर्न कंसोर्टियम के न्यू लुमिनारा मुख्यालय के अंदर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, लगभग बिजली की तरह। चंदन की अगरबत्ती की खुशबू चेयरमैन रेंशु के आमतौर पर बेदाग सूट से चिपकी हुई डर की तीखी दुर्गंध को छुपाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो अपने निजी कार्यालय की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के सामने खड़ा था और शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को घूर रहा था। उसके नीचे शहर एक जगमगाते रत्न की तरह फैला हुआ था। फिर भी आज रात ये एक पुरस्कार की बजाय एक जेल जैसा महसूस हो रहा था। अचानक कमरे में एक घंटी की आवाज गूंज उठी। इनकमिंग ट्रांसमिशन। कमरे के एआई ने अपनी शांत यांत्रिक आवाज में घोषणा की। प्राथमिकता 1, एन्क्रिप्शन स्तर ऑब्सीडियन। उच्चतम स्तर की सुरक्षा मंजूरी वाले ऑब्सीडियन का नाम सुनते ही रेंशु का जबड़ा कस गया। उस चैनल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही व्यक्ति करता था। वो धीरे से मुड़ा, अपनी टाई को बड़ी सावधानी से सीधा किया और फिर सिर हिलाते हुए बोला, स्वीकार करता हूं। जैसे ही होलोग्राफिक डिस्प्ले चालू हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उससे अधिकार का भाव झलक रहा था। दुबले पतले और एक साधारण काले सूट में लिपटे हुए उनके चांदी जैसे बालों को गर्दन के पिछले हिस्से पर कसकर एक गांठ में बांधा गया था। उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी, जिससे न तो उम्र का पता चलता था और न ही भावनाओं का, लेकिन उनकी आंखें वे साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानियां बयां करती थी। रेंशु, उसने सहजता से कहा। उसकी आवाज तलवार की धार की तरह तीखी थी। रेंशु ने सम्मानपूर्वक कठोर मुद्रा बनाए रखते हुए गहराई से झुककर प्रणाम किया। महाप्रबंधक। थॉमस ने उसे उठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय वो थोड़ा आगे झुका और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर बोला, समझाओ। बस एक शब्द अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो मौत की सजा। रेंशु सीधा खड़ा हुआ, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कसकर बंधी स्प्रिंग की तरह तनाव महसूस हुआ। ऑपरेशन विफल हो गया। डेमियन आर्मिटेज को खत्म करने का हमारा प्रयास नाकाम हो गया। असफल हो गया, थॉमस ने ठंडे लहजे में कहा, सार्वजनिक रूप से और शर्मनाक तरीके से। रेंशु ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ, और कर्मचारियों का क्या? ग्रैंड ओवरसियर थॉमस ने जोर देकर पूछा। निष्क्रिय कर दिया गया, रेंशु ने तुरंत जवाब दिया। क्रिम्सन प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया था। थॉमस के हंसने से पहले दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने एक हल्की सी हंसी हंसी, जिसमें हास्य का कोई भाव नहीं था। क्रिम्सन प्रोटोकॉल
उसने प्रत्येक अक्षर का स्वाद लेते हुए धीरे धीरे दोहराया, रणनीतिक वापसी के लिए है, न कि असफल हत्याओं के लिए। रेंशु ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए अनजाने में अपनी उंगलियां बगल में फड़फड़ाई। हालात की यही मांग थी। थॉमस ने बीच में ही तीखे स्वर में कहा, इसके लिए योग्यता की आवश्यकता थी। वे शब्द रेंशु के ऊपर जल्लाद की तलवार की तरह मंडरा रहे थे, मानो गिरने ही वाली हो। थॉमस ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाया और आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपको न्यूलुमिनारा में क्यों नियुक्त किया गया था? रेंशु के मौन रहने से पूरा वातावरण खामोश हो गया। क्योंकि आप में काबिलियत थी, थॉमस ने सहज भाव से कहा। जकार्ता में आपकी जीत के बाद हमें लगा कि आप एक ऐसे शहर के लिए तैयार है जो वाकई मायने रखता है। उनकी निगाहें तेज हो गई और धुंधली रोशनी वाले कमरे में गहराई तक उतर गई, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आगे कहा, आप 15 साल बाद न्यूलुमिनारा लौटते हैं और कुछ ही हफ्तों के भीतर आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। रेंशु सही शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी हथेलियों में नाखून गड़ाने लगा। चरथे, ये अस्वीकार्य है। ग्रैंड ओवरसियर का स्वर चाबुक की तरह कठोर हो गया। तुम्हें मात दे दी गई। किसने? किसी नवोदित कॉर्पोरेट कंपनी ने? किसी मेयर ने? रेंशु ने अपने जबड़े भींच लिए। उसकी आंखों में एक ठंडी आग सी भड़क उठी। ये आर्थर ओसबोर्न था। लियांग ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाई। वो लड़का जिसने अपने परिवार को बर्बादी से बचाया। मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। उसने धीरे से सांस छोड़ी और आगे झुकते हुए कहा, बताओ रेंशु, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वही था? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। रेंशु की चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। मुख्य निरीक्षक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे से निराशा की ज्वाला निकल रही थी। दयनीय, उसने धीमी आवाज में कहा। अपनी कलाई को झटकते ही होलोग्राफिक डिस्प्ले ने स्क्रीन पर रेंशु की फाइल को रोशन कर दिया। वो जानबूझकर उसे स्क्रॉल करता रहा, रेंशु की बेचैनी के हर पल का आनंद लेता रहा। आपके पूर्ववर्ती, उन्होंने तिरस्कारपूर्ण भाव से सोचा, कम से कम असफल होने पर मरने की शालीनता तो रखते थे। रेंशु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुख्य निरीक्षक ने फाइल को अंतिम रूप से बंद कर दिया। लेकिन तुम नियमों की आड़ में छिपते हो और दूसरों को अपनी गड़बड़ी ठीक करने देते हो। उसने फिर से अपनी उंगलियों को जोड़ा, एक ऐसा इशारा जो रेंशु को हमेशा असहज कर देता था। कंसोर्टियम कमजोरी बर्दाश्त नहीं करता, ग्रैंड ओवरसियर ने ठंडे लहजे में घोषणा की। रेंशु ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में हताशा झलक रही थी। मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक और मौका दीजिए। नहीं, यह शब्द हवा में भारीपन लिए हुए था। ग्रैंड ओवरसियर की निगाहें कठोर और निर्मम थी। तुम्हें तत्काल प्रभाव से कमान से मुक्त किया जाता है। रेंशु अविश्वास से दब गया। कौन? ऑपरेटिव रेवेन न्यूलुमिनारा के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी, ग्रैंड ओवरसियर ने स्पष्ट रूप से कहा। रेवेन का नाम सुनते ही रेंशु अनायास ही सख्त हो गई। स्वयं वाइपर, एक ऐसी महिला जो अपने मिशन में कभी असफल न होने के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने एक बार एक लक्ष्य को खत्म करने के लिए पूरे जिले को राख में तब्दील कर दिया था। मुख्य निरीक्षक के होंठ एक ऐसी विकृत मुस्कान में बदल गए जो मुस्कान का नामो निशान नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वो 48 घंटे में आ रही है। आप उसे जानकारी देंगे और फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए मुख्यालय लौट जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने आखिरी शब्द कहे, उससे यह बात दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई कि पुनर्मूल्यांकन कहना केवल एक विनम्र तरीका था, बल्कि इससे कहीं अधिक भयावह बात कहने का। रेंशु ने अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज खोखली थी और उसने जवाब दिया, समझ गया। ग्रैंड ओवरसियर ने अनंत काल तक उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, एक आखिरी बात। रेंशु ने ऊपर देखा और उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी आंखों से मिली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने इस आदेश का उल्लंघन करने के बारे में सोचा भी, तो याद रखना कि हमें पता है कि तुम्हारी बेटी कहां है। उस भयावह याद दिलाते ही प्रसारण अचानक बंद हो गया, जिससे रेंशु अपने कार्यालय के घुटन भरे अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। वो काफी देर तक एक ही स्थान पर स्थिर रहा। अंततः कांपते हाथों से, उन हाथों से जो आमतौर पर इतने स्थिर रहते थे, उन्होंने अपनी मेज पर रखे शराब के डेकेंटर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने अपने लिए एक गिलास भरा और उसे एक ही झटके में पी गया। बाहर शहर रात के आकाश के नीचे जगमगा रहा था, मानो उसके भीतर चल रही उथल पुथल से बेखबर हो। वो न्यूलुमिनारा में एक विजेता के रूप में आया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फांसी की प्रतीक्षा कर रहे किसी आम आदमी जैसा हो। वो फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने आंखों में एक स्तब्धता का भाव लिए शराब का गिलास कसकर पकड़े हुए वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में क्रोध और आक्रोश साफ झलक रहा था। अध्याय 140, भूत खोज। ईस्टर्न कंसोर्टियम का निजी लैंडिंग पैड न्यूलुमिनारा की नियॉन रोशनी में जगमगा रहा था, जो चारों ओर हो रही मूसलाधार बारिश के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वो चिकना वीटीओएल यान शिकारी जैसी शान के साथ नीचे उतरा, उसकी मैट ब्लैक सतह ने आसपास की चमक को एक जीवंत परछाई की तरह अवशोषित कर लिया। रेंशु वो अपनी छतरी के नीचे दृढ़ता से खड़ा था। उसके भीतर उमड़ते तूफान के बावजूद उसकी मुद्रा अडिग थी। उनके पीछे कंसोर्टियम के साथी अधिकारी, स्कारलेट, जनरल खो और एक दर्जन अन्य लोग प्रतीक्षा की एक मौन पंक्ति में खड़े थे।
जैसे ही गलियारे के सरसराहट के साथ आगे बढ़ने की आवाज आई, वातावरण में अनकही तनाव की लहर दौड़ गई और फिर वो प्रकट हुई। ऑपरेटिव रेवेन अंधेरे से प्रकट होने वाले एक प्रेत की तरह यान से बाहर निकला। उसका लचीला शरीर घातक सटीकता के साथ चलता था। उसका हर कदम सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से उठाया जाता था। एक ऐसे शरीर से चिपके हुए सामरिक सूट में लिपटी हुई, जो मानो स्वयं प्रकाश को ही समाहित कर लेता हो। वो केवल अपने शरीर पर बिजली की नसों की तरह फैली हुई चमकदार सोने की सर्किटरी से सुशोभित थी। उसके काले बाल कसकर गुंथे हुए थे और उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जिसके अंत में एक ऐसी चीज लटकी हुई थी जो आभूषण या हथियार दोनों ही हो सकती थी। लेकिन असल में उसकी आंखें ही थी जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। बाई आंख गहरी भूरी और गर्मजोशी से भरी थी, जबकि दाहिनी आंख साइबरनेटिक सोने की तरह चमक रही थी, जो एकत्रित अधिकारियों को स्कैन करते हुए हल्की हल्की स्पंदित हो रही थी। रेंशु, उसने सहजता से कहा। उसकी आवाज पॉलिश किए हुए स्टील की तरह तीखी थी। ऑपरेटिव रेवेन, उसने थोड़ा झुककर जवाब दिया। नियो में आपका स्वागत है, मुझे छोड़ दो, उसने फुर्ती से बीच में ही टोकते हुए कहा और चिक ने फुटपाथ पर बूटों की आवाज करते हुए उसके पास से गुजर गई। मुझे सिचुएशन रूम में ले चलो। अभी युद्ध कक्ष के अंदर जैसे ही शीविंग ने मेज के शीर्ष पर कमान संभाली, होलोग्राफिक डिस्प्ले जगमगा उठे। वो बैठी नहीं, बल्कि उसने एक राजसी व्यक्ति की तरह अपने राज्य का अवलोकन करते हुए अपनी जगह का दावा किया। स्थिति रिपोर्ट दो, उसने दृढ़ता से आदेश दिया। रेंशु ने बोलने से पहले अपना गला साफ किया। हमारा ऑपरेशन विफल हो गया। ज्वलनशील पदार्थ काम नहीं आया, हमारे ऑपरेटिव पकड़े गए और हमने किसी भी तरह के दुष्परिणाम को रोकने के लिए क्रिम्सन प्रोटोकॉल शुरू किया। रेवेन की सुनहरी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये स्पष्ट नहीं है, स्कारलेट ने सावधानी पूर्वक कहा। सबूतों से संकेत मिलता है कि इसमें कई संभावित आरोपी हो सकते हैं। ये अस्वीकार्य है। रेवेन की आवाज ने कमरे में बची खुची अनिश्चितता को चीर दिया। आपने किसी को यह जाने बिना कि ये किसने किया, कंसोर्टियम को अपमानित करने की अनुमति दी? जनरल खो अपनी सीट पर असहज होकर हिलने लगे। मामला जटिल है, कई पक्षों के अपने अपने मकसद है। बहाने बनाना बंद करो। शीविंग की निगाहें उन सब पर ऐसे घूमी जैसे कोई चील अपने शिकार का आकलन कर रही हो। क्रिम्सन प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम फिर से संगठित हो रहे हैं। उद्देश्यपूर्ण इरादे से रेवे ने एक और होलोग्राफिक डिस्प्ले को सक्रिय किया, जिसमें न्यूलुमिनारा की जटिल शक्ति संरचना को प्रदर्शित किया गया था। पहली प्राथमिकता, अपने शत्रु की पहचान करना। एक तेज गति से उसकी उंगलियां इंटरफेस पर नाचने लगी, जिससे कई फाइलें सामने आ गई जो झिलमिलाती हुई जीवंत हो उठीं। आर्थर ऑसबॉर्न में इतनी क्षमता नहीं है, उसने स्थिर स्वर में कहा। आयरन सरपेंस के पास मकसद है और हो सकता है कि डेमियन के अपने लोग भी कोई गहरी साजिश रच रहे हों। स्कारलेट उत्सुकता से और करीब आ गई। हमारी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता नाकाम रही, रेवेन ने बीच में ही तीखी आवाज में कहा, जिससे कमरे का तनाव कम हो गया। हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। स्कारलेट, तुम इस जांच का नेतृत्व करोगी। मैं चाहती हूं कि हर डिजिटल सुराग का विश्लेषण किया जाए और हर वित्तीय लेन देन का पता लगाया जाए। जनरल खो की ओर मुड़ते हुए रेवेन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अपनी शेष संपत्तियों को चुपचाप जुटाओ। अगर यह कोई बाहरी ताकत है तो वो निश्चित रूप से कोई और कदम उठाएगी। जैसे ही उसने अपनी रणनीति बताई, रेवेन की होलोग्राफिक सुनहरी आंख तीव्रता से चमक उठी। आर्थिक दबाव बिंदु, न्यूलुमिनारा में होने वाले और उससे बाहर जाने वाले सभी संदिग्ध लेन देन को रोक दे। हमले से पहले बाजार में होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि की पहचान करें। डिजिटल फोरेंसिक्स, ज्वलनशील पदार्थ के फार्मूले के रिसाव का पता लगाएं। उनके सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हस्तक्षेप के संकेतों की तलाश करें। राजनीतिक प्रभाव, सिटी हॉल में छिपे एजेंटों को फिर से सक्रिय करें। वेने के जीवित रहने से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, इसकी पहचान कीजिए। परिचालन सुरक्षा, सभी कर्मचारियों का पूर्ण ऑडिट करें। सभी संचारों के लिए नए एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल लागू करें। बैठक समाप्त होते ही रेवेन ने गंभीर स्वर में रेंशु की ओर मुड़कर कहा, तुम मेरे सलाहकार बने रहोगे। इस शहर के बारे में तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है। अनकहे शब्दों का भार उनके बीच बिजली के झटके की तरह गूंजता रहा। रेंशु ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। बिल्कुल ऑपरेटिव। हाथ के इशारे से रेवेन ने कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया और जब वे अकेले रह गए तो उसने एक निजी टर्मिनल को सक्रिय कर दिया। जिस किसी ने भी यह किया है, उसने सोच विचार करते हुए धीरे से कहा, वे कुशल है, लेकिन याद रखें, हर कोई निशान छोड़ जाता है। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं जब उसने ऑपरेशन घोस्ट हंट शीर्षक वाली एक गोपनीय फाइल खोली। उद्देश्य, खतरे की पहचान करना और उसे बेअसर करना। प्रोटोकॉल, फैंटम स्ट्राइक। ओसबोर्न परिवार का हवेली। अध्ययन कक्ष के अंदर आर्थर अपनी बाह जितनी मोटी एक किताब में मग्न था और उसके चारों ओर किताबों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। माहौल एकदम शांत था। तभी अचानक विशाल स्क्रीन पर इवोलोन का नीला चेहरा चमक उठा। आज उसके सामान्य शांत रंग में गहरे लाल रंग की तीव्रता झलक रही थी। सर, वो आ गई है, इवोलोन ने घोषणा की।
आर्थर ने अपनी पढ़ाई से नजरें ऊपर उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। कौन? ऑपरेटिव रेवेन, ईस्टर्न कंसोर्टियम के शीर्ष हत्यारों में से एक। आर्थर रुका। उसकी उंगलियां उस पन्ने पर अटकी हुई थी जिसे वो पलटने ही वाला था। उसने किताब बंद की और धीरे से अपना सिर उठाया। मुझे सब कुछ बताओ। स्क्रीन में अचानक बदलाव आया और उस पर ढेरों जानकारियां उमड़ पड़ी। मैंने एक पूरी फाइल तैयार कर ली है। क्या आप सारांश चाहेंगे या एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल? अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए आर्थर ने शांत भाव से जवाब दिया। पहले ये बताओ कि वो कौन है, फिर मुझे ये बताओ कि मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। ऑपरेटिव रेवेन, जन्म का नाम एमिली हॉथॉर्न, उत्पत्ति स्थान जेड डोमिनियन, वर्तमान स्थिति पूर्वी संघ का शिकारी। जैसे ही इवोलोन की आवाज शुरू हुई उसमें एक कथात्मक लय आ गई। मेरा जन्म जेड डोमिनियन सेक्टर 9 की झुग्गियों में हुआ था, एक ऐसा जिला जो इतना गरीब था कि गिरोह भी उससे दूर रहते थे। उसके माता पिता वेरिडियन टेक कारखानों में बंधुआ मजदूर थे और जब वो महज 8 साल की थी तब एक दुर्घटनाग्रस्त रिएक्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी। धंसी हुई आंखों वाला एक दुबला पतला बच्चा ढा चुके एक आवासीय भवन के खंडहरों के बीच खड़ा था। कंसोर्टियम ने उसे 2 सप्ताह बाद खोजा, इवोलोन ने आगे बताया। वो चूहों को खाकर और शवों से सामान चुराकर जीवित रही। उन्होंने उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का परीक्षण किया और प्रसंस्करण गति और दर्द सहनशीलता में उसके अंक 99.9% में पाए गए। ये जानकारी मिलते ही आर्थर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक बच्चे को भर्ती किया, उन्होंने एक हथियार गढ़ा, इवोलोन ने उसे तीखे स्वर में टोकते हुए कहा। 12 साल की उम्र तक वो आंखें बंद करके भी प्लाज्मा राइफल को खोल सकती थी। 15 साल की उम्र तक उसने अपने पहले लक्ष्य, एक प्रतिद्वंद्वी सिंडिकेट नेता को उसकी बेटी की शादी के दौरान गला काटकर मार डाला। नए फुटेज दिखाए गए। सुरक्षा कैमरे के कुछ अंशों में भीड़ के बीच परछाइयों को चलते हुए दिखाया गया। स्टील की चमक कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी और फिर शरीर बिना किसी का ध्यान खींचे गिर पड़े। 17 साल की उम्र में इवोलोन ने बिना किसी झिझक के आगे कहा। उसने पूछताछ के दौरान अपनी क्षतिग्रस्त आंख को खुद ही निकाल देने के बाद अपनी साइबरनेटिक आंख लगवा ली थी और एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया था। आर्थर ने दांत भींचकर गहरी सांस छोड़ी। शानदार। स्क्रीन पर अचानक एक चिंताजनक अभियानों की सूची प्रदर्शित होने लगी। ऑपरेशन साइलेंट टाइड, एज्योर सिंडिकेट में घुसपैठ की। एकता भोज के दौरान उन्होंने अपने पूरे नेतृत्व को जहर से भर दिया। हताहतों की संख्या 37। बीता हुआ समय 4 मिनट 22 सेकंड। अध्याय 141, उधार के चाकू से हत्या करना। ऑपरेशन ब्लड मॉनसून। उन्होंने अकेले ही क्रिम्सन ब्रदरहुड का सफाया कर दिया। विधि, मनगढ़ंत सबूतों का इस्तेमाल करके प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। परिणाम 89% पारस्परिक विनाश दर। ऑपरेशन फैंटम गेज। सेलेस्टियल अकॉर्ड के चांसलर गिदोन की हत्या कर दी गई। वो उसके पैनिक रूम के एयर वेंट के रास्ते अंदर दाखिल हुई और उसके शव पर जेड पत्थर से बनी सांप की एक छोटी सी मूर्ति छोड़ गई जो उसकी पहचान थी। आर्थर ने सूची का अध्ययन किया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। तो हम ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो सामूहिक हत्या को एक कला के रूप में देखता है। इवोलोन ने आगे कहा। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि उसके वर्तमान मिशन के मापदंड क्या है। नए आंकड़े सामने आए। उद्देश्य, नियोनुमिनारा में कंसोर्टियम के हितों के लिए खतरों की पहचान करना और उन्हें बेअसर करना। कार्यप्रणाली, फैंटम प्रोटोकॉल, लक्ष्य का पूर्ण रूप से बिना किसी निशान के मिटा देना। द्वितीयक निर्देश, रेंशु की विफलता का आकलन करें और यदि आवश्यक हो तो उसका उपचार करें। जानकारी को आत्मसात करते हुए आर्थर की उंगलियां गिलास पर थपथपा रही थी। वो यहां सफाई करने आई है और हम उसके निशाने पर हैं। इवोलोन के नीले चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। उसकी मानक रणनीति 7 चरणों में चलती है। अवलोकन, 1 महीने का निगरानी चक्र। घुसपैठ, लक्षित नेटवर्क में भौतिक साइबर घुसपैठ। अलगाव, लक्ष्य के सहयोगियों संसाधनों को व्यवस्थित रूप से हटाना। मनोबल गिराना, सुनियोजित दुर्घटनाओं के माध्यम से मनोवैज्ञानिक युद्ध। पूछताछ, अगर जानकारी की जरूरत हो तो उसके तरीके रचनात्मक होते हैं। मृत्यु हमेशा प्राकृतिक कारणों से ही प्रतीत होती है। मिटाना, सभी डिजिटल भौतिक निशान गायब हो जाते हैं। स्थिति की गंभीरता के बावजूद आर्थर मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक थी। वो बहुत ही मेहनती है। क्या तुम्हें यह मजेदार लगता है? इवोलोन ने पूछा। उसके स्वर में स्पष्ट रूप से भ्रम झलक रहा था। मुझे यह अनुमान लगाने योग्य लगता है। आर्थर खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया जहां न्योल मिनारा की क्षितिज रेखा की धुंधली रोशनी ने उसके चेहरे को नीले और सुनहरे रंग की धारियों में रंग दिया जब वो अपने सामने विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित दस्तावेज को घूर रहा था। क्रिस्टोफर कैंपबेल। सिर्फ उस नाम को सुनकर ही आर्थर का जबड़ा कस गया। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। फाइल के बगल में इवोलोन का नीला चेहरा प्रकट हुआ जो उनके दुश्मन की गतिविधियों पर अपडेट दे रहा था। रेवेन का प्रारंभिक निगरानी चक्र शुरू हो गया है। उसने सहजता से रिपोर्ट किया। मानक अवधि 1 महीना। वर्तमान पैठ हमारे बाहरी नेटवर्क का 7%। इतनी जल्दी? आर्थर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। उसने धीरे से सांस छोड़ी
और स्क्रीन पर दिख रहे क्रिस्टोफर के घमंडी चेहरे की ओर मुड़ गया। अच्छा हुआ, इससे हमें समय मिल गया। इवोलोन ने फिर से आवाज निकाली। सर, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आर्थर आगे की ओर झुका, धीमी और सधी हुई आवाज में दांत पीसते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि रेवेन क्रिस्टोफर कैम्पबेल को मार डाले। अध्ययन कक्ष में सन्नाटा पसरा रहा। अध्ययन कक्ष की खामोशी में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। अचानक इवोलोन का नीला चेहरा जीवंत हो उठा, उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने कहा, महोदय, कृपया विस्तार से बताएं। आर्थर की उंगलियां सोच विचार करते हुए मेज पर थपथपा रही थी और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। क्रिस्टोफर कैम्पबेल, उन्होंने ठंडे और सधे हुए स्वर में कहना शुरू किया, ऑरेलियन फेडरेशन के कुलीन परिवारों में 5वें स्थान पर स्थित प्रतिष्ठित कैम्पबेल परिवार का एक सदस्य, मेरे माता पिता को मुझसे छीन लेने वाले हादसे की साजिश रचने का वही जिम्मेदार था। वो कई महीनों से ब्लू पर्ल की तलाश कर रहा है। ओसबोर्न परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और उसका सामना नहीं कर सकता था। यहां तक कि अब भी हम उसकी दुर्जेय पृष्ठभूमि के सामने खुद को शक्तिहीन पाते हैं। इस दर्दनाक याद से उसके हाथ मुट्ठी में भींच गए, लेकिन अब उसके होठों पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब मैं बिना हाथ लगाए उससे बदला ले सकता हूं। इवोलोन ने इस जानकारी को तेजी से संसाधित किया। डेटा स्ट्रीम उसके इंटरफेस पर तेजी से प्रवाहित हो रही थी। आप रेवेन को बरगलाकर उसे खत्म करवाने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल सही। आर्थर संतुष्टि से कुर्सी पर पीछे झुक गया। वो एकदम सही हथियार है, कुशल, जिसका पता लगाना असंभव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे नकारा जा सकता है। कैम्पबेल परिवार को कभी भी मेरी संलिप्तता का शक नहीं होगा। मन ही मन आर्थर ने स्वीकार किया कि ये इवोलोन के द्वितीयक मिशन के साथ किस प्रकार मेल खाता है। एक भयावह विचार जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी। इवोलोन ने अपने डिस्प्ले का विस्तार करके उनके सामने नियोलुमिनारा का एक सामरिक ओवरले प्रोजेक्ट किया। इसमें व्यवस्थित ढंग से बताया गया, रेवेन का ध्यान क्रिस्टोफर कैम्पबेल की ओर मोड़ने के लिए हमें ऐसे सबूत गढ़ने होंगे जो उसे कंसोर्टियम की हालिया विफलताओं के पीछे का मास्टरमाइंड साबित करें। आर्थर ने तेजी से सिर हिलाया। इसे विश्वसनीय बनाओ, कोई निशान मत छोड़ो। इवोलोन के डेटा प्रवाह में उद्देश्यपूर्ण ढंग से तेजी आई। समझ गया। प्रस्तावित निर्माण मापदंडों में शामिल है वित्तीय गतिविधियों का विवरण। हम एक डिजिटल दस्तावेज तैयार करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि क्रिस्टोफर ने उन भ्रष्ट ऑपरेटरों को धनराशि भेजी जिन्होंने कंसोर्टियम के संचालन में बाधा उत्पन्न की। संचार संपादित प्रतिलेख जिनमें क्रिस्टोफर द्वारा शीविंग के तरीकों का मजाक उड़ाना और उसकी योग्यता पर सवाल उठाना दर्शाया गया है। फोरेंसिक लिंक, असफल हत्या के प्रयास के स्थल पर कैम्पबेल सुरक्षा कर्मियों के पौधों के निशान मिले हैं। आर्थर की आंखों में ठंडी चमक के साथ स्वीकृति झलक रही थी। बहुत बढ़िया, ये तो वाकई बहुत अच्छा है, इसे करो। हाँ, इवोलोन ने तुरंत जवाब दिया। आर्थर ने गहरी सांस छोड़ी और खिड़की की ओर मुड़ते हुए अपने कंधे पीछे की ओर घुमाए। लेकिन हम उसके लिए इसे इतना आसान नहीं बना सकते। वो बहुत समझदार है। अगर हमारे सबूत बहुत स्पष्ट होंगे तो वो जाल को भांप लेगी। इवोलोन का नीला चेहरा एक बार फिर झिलमिला उठा, जैसे उसने उसकी चिंता को स्वीकार किया हो। समझ गया। मैं अपने धोखे को कई परतों में बांटूंगा और महत्वपूर्ण सुरागों को विश्वसनीय लेकिन अप्रासंगिक डेटा के नीचे छिपा दूंगा। उसे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थर ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे ऐसा महसूस करने दो कि वो खुद सच्चाई का पता लगा रही है। बिल्कुल सही, इवोलोन ने पुष्टि की। अगले 3 हफ्तों के दौरान इवोलोन ने धोखे का एक जटिल जाल बुना, जिससे सबसे अनुभवी जासूस भी अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगे। पहले सप्ताह में रेवेन को कुछ ऐसे वित्तीय लॉग मिले जो लीक प्रतीत होते थे। ऐसे दस्तावेज जिनसे पता चला कि कैम्पबेल डायनेमिक्स ने पकड़े गए ऑपरेटिव से जुड़ी एक शेल कंपनी को पैसा भेजा था। दूसरे सप्ताह में एक रोचक तथ्य सामने आया। कुछ गुप्त संचारों में क्रिस्टोफर ने रेवेन को कंसोर्टियम का हमलावर कुत्ता कहकर खारिज कर दिया। और फिर तीसरा सप्ताह आया जब सुरक्षा फुटेज सामने आया जिसमें क्रिस्टोफर के निजी गार्ड को एक महत्वपूर्ण ज्वलनशील पदार्थ के हस्तांतरण स्थल के पास मंडराते हुए दिखाया गया। लेकिन निगरानी के उन अंतिम दिनों में ही इवोलोन ने सचमुच अपनी सारी क्षमताओं को साबित कर दिया। इवोलोन ने रेवेन के रास्ते में एक बेहद एन्क्रिप्टेड फाइल चुपके से डाल दी, जो ऑरेलियन फेडरेशन की औद्योगिक निगरानी समिति का एक संग्रहित आदेश था। जब रेवेन ने इसे डिक्रिप्ट किया तो वो जम सी गई। उसकी सुनहरी साइबर आंख एक बार अशुभ रूप से चमकी। फिर उसकी उंगलियां डेस्क के किनारे पर इतनी जोर से कस गई कि वो दबाव से टूट गई। इसी बीच आर्थर ने इवोलोन के निगरानी तंत्र के माध्यम से सब कुछ होते हुए देखा। रेवेन गुस्से से भड़क नहीं उठी, उसने चीख भी नहीं मारी। इसके बजाय वो शांतिपूर्वक अपने शस्त्रागार की ओर चली गई और एक हथियार, एक मोनोफिलामेंट गैरोड का चयन किया, जिसके हैंडल पर एक सुंदर जेड सर्प उकेरा गया था। बेहद सटीक अंदाज में उसने रेंशु को एक संदेश भेजा, लक्ष्य मिल गया, तैयार रहो। इवोलोन ने जूम करके उसके चेहरे को देखा। उस पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी सटीक नजर थी। वो सभी मानक सत्यापन प्रोटोकॉल को दरकिनार कर रही है। इवोलोन ने गंभीरता से कहा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आर्थर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोच विचार करते हुए अपनी व्हिस्की को घुमाने लगा। इसमें कितना समय लगेगा? उसने पूछा। 72 घंटे, इवोलोन ने तुरंत जवाब दिया।
अच्छा, आर्थर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अध्याय 142, अंतिम रात। 3 दिन बाद 5 फरवरी 2026। क्रिस्टोफर कैंपबेल का कार्यालय पीढ़ियों की समृद्धि का एक जीता जागता उदाहरण था। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से नियोनो मिनारा के हलचल भरे डायमंड डिस्ट्रिक्ट का मनमोहक दृश्य दिखाई देता था, जिसे देखकर कोई भी खुद को अजेय महसूस कर सकता था। लेकिन उनकी मेज, जो शुक्र ग्रह की उपनिवेशों से आयातित काले संगमरमर की एक भारी पटिया थी, आधे खाली शराब के गिलासों से भरी हुई थी, जो उनकी आंतरिक उथल पुथल का प्रमाण थी। अपनी चमड़े की कुर्सी पर धंसे हुए क्रिस्टोफर ने घबराहट में अपनी उंगलियों को आर्मरेस्ट पर थपथपाया। फोन आने वाला था, और सच कहूं तो वो इसके लिए तैयार नहीं था। बिना किसी चेतावनी के होलो स्क्रीन अचानक चालू हो गई और कैंपबेल परिवार का प्रतीक चिन्ह दिखाई देने लगा। एक सुनहरा शेर अपने पंजे के नीचे एक चांदी के गुलाब को कुचल रहा था। फोन उठाने से पहले उन्होंने जल्दी से अपनी रेशमी टाई ठीक की। आखिरकार जवाब देने का फैसला कर ही लिया। छोटे भाई, किंगस्टन कैंपबेल का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, जो पूरी तरह से संयमित था, लेकिन उसमें हल्की सी अवहेलना झलक रही थी। 28 साल की उम्र में भी वो किसी शाही शख्सियत की तरह व्यवहार करता था। उसकी नुकीली गाल की हड्डियां और बर्फीली नीली आंखें उसे किसी व्यवसायी से ज्यादा एक कॉर्पोरेट हत्यारे जैसा दिखाती थी। क्रिस्टोफर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी ओसबोर्न अधिग्रहण फाइलों की समीक्षा कर रहा था। किंगस्टन के होंठ हंसी से मुड़ गए। अभी भी उसी बात पर अटके हो? पिताजी का धैर्य खत्म हो रहा है। क्रिस्टोफर के माथे की नस फड़कने लगी और उसके भीतर हताशा उबलने लगी। ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, किंगस्टन ने सहजता से बीच में टोकते हुए कहा, ऑसबॉर्न दिवालिया हो चुके हैं। उनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। वो जमीन तो महीनों पहले हमारी हो जानी चाहिए थी। क्रिस्टोफर ने अपने व्हिस्की के गिलास पर अपनी पकड़ और कस ली। उसके अंदर आक्रोश की आग भड़क उठी। आर्थर ओसबोर्न कोई कमजोर अधिकारी नहीं है जिसे मुकदमों और धमकियों से डराया जा सके। वो आदमी बहुत ताकतवर है। किंगस्टन हंसा, एक तीखी हंसी जिसमें हास्य का कोई भाव नहीं था। वो तो बस एक गली का चूहा है जिसे किस्मत से सफलता मिल गई। अगर तुमने जोनिंग परमिट में गड़बड़ी न की होती तो ये मेरी गलती नहीं थी, क्रिस्टोफर ने गुस्से में कहा। दबाव के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। नगर परिषद और शहरी विकास ब्यूरो, वहां ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सत्ता का सम्मान करते हैं। किंगस्टन ने बीच में ही ठंडे लहजे में कहा, जो आपने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया है। गुस्से से आग बबूला होकर क्रिस्टोफर ने शराब का एक घूंट पिया, लेकिन इससे उसके स्वाभिमान को जरा भी शांति नहीं मिली। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि आर्थर से सीधे तौर पर निपटना कैसा होता है? उसने गुस्से से पलटवार किया। वो आदमी भूत जैसा है। जब भी हम उस पर दबाव बनाने या उससे बचने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा हमसे 3 कदम आगे रहता है। पिछली बार जब हम उसे पकड़ने के लिए टीम को भेजा गया था, तो वे तीसरी डिग्री के जलने के साथ वापस लौटे थे। किंगस्टन ने अपने बेदाग ढंग से सजे हुए नाखूनों को उदासीनता से देखा। कितना नाटकीय। शायद अगर तुम गोल्डन लोटस क्लबों में कम समय बिताते और काम में ज्यादा समय लगाते। भाड़ में जाओ। दफ्तर में सन्नाटा छा गया। जैसे ही किंगस्टन स्क्रीन के करीब झुका, उसकी निगाहें एकदम स्थिर हो गई। सावधान रहो क्रिस्टोफर, तुम अपूरणीय नहीं हो। वो खतरा उनके बीच घने कोहरे की तरह मंडरा रहा था। क्रिस्टोफर के दिमाग में यादों का बवंडर उमड़ रहा था। पिछले साल की पारिवारिक बैठक में अपने पिता की निराशा भरी निगाहों का भार वो अब भी महसूस कर सकता था। एक ऐसा क्षण जो उसके दिमाग में एक भयावह प्रतिध्वनि की तरह बार बार गूंजता रहता था। परिवार के सदस्यों की उपहास भरी निगाहें चुभती थी। सभाओं में होने वाली फुसफुसाहटें किसी भी चाकू से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाती थी। किंगस्टन ने अब तक सौदा पक्का कर लिया होता। यहां तक कि घर के नौकर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वो दूसरे दर्जे का हो, अपने भाई की प्रतिभा के आगे एक परछाई मात्र हो। उसने शांत भाव से अपना गिलास नीचे रख दिया, हालांकि अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई थी। मुझे 2 और हफ्ते दे दो, उसने जिद की। उसकी आवाज में हताशा झलक रही थी। किंगस्टन ने गहरी सांस ली। 1 और अगर तुम असफल हो गए तो? मैं नहीं करूंगा, क्रिस्टोफर ने चुनौती भरे लहजे में पलटवार किया। होलोग्राम धीरे धीरे गायब हो गया और वो अपने विचारों के साथ अकेला रह गया। उसने खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसका थोड़ा नरम जबड़ा जो उसे किंगस्टन से छोटा दिखाता था, और उसके सुनहरे बाल जो उसके भाई की तरह कभी भी पूरी तरह से संवारे हुए नहीं रहते थे। हताशा के मारे उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। लानत है, वो चिल्लाया और गुस्से में एक क्रिस्टल का डेकेंटर दीवार पर दे मारा। ये शानदार ढंग से चकनाचूर हो गया, जिससे हीरे जैसे टुकड़े संगमरमर के फर्श पर बिखर गए, जो उसके टूटते संकल्प के लिए एक उपयुक्त रूपक था। वो उन सबको सबक सिखाएगा। आर्थर ओसबोर्न को कैंपबेल से पंगा लेने का पछतावा होगा। क्रिस्टोफर जब अपने निजी लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ा तो उसने ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा फीड में ठीक 1.2 सेकंड के लिए गड़बड़ी हुई। बाहर शहर की रोशनी से अप्रभावित एक परछाई जो हिल रही थी, चमेली की हल्की सी खुशबू जो उसके दफ्तर में नहीं होनी चाहिए थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि रेवन वेंटिलेशन शाफ्ट में अपने छिपे हुए स्थान से उसे देख रही थी। उसकी सुनहरी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही सूरज दूर क्षितिज में डूब गया,
और टिमटिमाते तारों से घिरे चांदी जैसे चंद्रमा ने आकाश को ढक लिया। क्रिस्टोफर अपने पेंट हाउस कार्यालय की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के पास खड़ा था। नीचे शहर एक नरम सफेद रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन अंदर हवा में स्थैतिक बिजली की तरह तनाव कड़क रहा था। हाथ में विस्की का गिलास कसकर पकड़े हुए वो बाहर और भीतर दोनों जगह उठ रहे तूफान को देख रहा था। उसने अधिग्रहण फाइलों को खंगालने में घंटों बिताए थे। संख्याएं एक अव्यवस्थित पहेली की तरह आपस में धुंधली हो रही थी, लेकिन एक सच्चाई दर्दनाक रूप से स्पष्ट थी। आर्थर ओसबोर्न ने हर मोड़ पर उसे मात दे दी थी। जोनिंग परमिट हाथ से फिसल गए, कानूनी निषेधाज्ञा आसानी से टाल दी, यहां तक कि निर्माण दल भी उसकी पकड़ से गायब हो गए प्रतीत होते थे। अचानक डेस्क पर रखा उसका फोन लगातार बजने लगा। जूलियन का संदेश था। स्थिति के बारे में कोई अपडेट? पिताजी पूछ रहे हैं। जैसे जैसे क्रिस्टोफर के अंदर निराशा बढ़ती गई, उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ और कस ली। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, पिताजी को बता देना कि मैंने इसे संभाल लिया है। लेकिन मन ही मन वो जानता था कि यह पूरी तरह सच नहीं था। फिर भी कल का दिन अलग होगा। कल वो खुद ही मामले को अपने हाथ में लेगा। जो लोग निकम्मे होते हैं वे हमेशा खाली हाथ लौटते हैं, या इससे भी बुरा, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं लौटते। उसने अपने लिए एक और पेय डाला। सुनहरे रंग का तरल पदार्थ तरल सोने की तरह चमक रहा था, और उसने उसे एक ही झटके में पी लिया, अपने अंदर फैल रही गर्मी का आनंद लेते हुए। आर्थर ओसबोर्न, एक साधारण व्यक्ति जिसने किसी तरह अपनी मेहनत से इतना ऊपर उठकर प्रतिष्ठित कैंपबेल राजवंश के मुंह पर थूकने की हिम्मत हासिल कर ली थी। उसने अचानक गिलास पटक दिया, जिसकी गूंज खाली दफ्तर में दूर तक सुनाई दी। अब और खेल नहीं, कल एक निर्णायक मोड़ था। तभी ऊपर की बत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमा उठीं। अब क्या? क्रिस्टोफर ने धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि वो असमंजस में पड़ गया था। उसके अत्याधुनिक कार्यालय में बिजली नहीं जानी चाहिए थी। पलक झपकते ही आपातकालीन रोशनी ने दीवारों पर धुंधली लाल छाया डाल दी, जिससे वे टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों से सजीव प्रतीत होने लगी, जो भयावह रूप से नाच रही थी। उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ने से उसकी हृदय गति तेज हो गई। सुरक्षा, उसने गुस्से में फोन पर चिल्लाते हुए डायल किया। रिपोर्ट करो। उसके कानों में सन्नाटा पसरा रहा था। तभी एक आवाज कौंधी, जो पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चिकनी और ठंडी थी। वे तुम्हें सुन नहीं सकते। क्रिस्टोफर ने मुड़कर देखा तो उसे परछाइयों से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी, जिसने एक चिकना काला लड़ाकू सूट पहना हुआ था, और उसकी एक सुनहरी साइबर आंख अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। रेवेन। उसकी सांस अटक गई। उच्च समाज में हर कोई उसका नाम जानता था, पूर्वी संघ के भूत के रूप में। सहज ही उसने अपनी डेस्क की दराज में छिपी पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाया। ऐसा मत करो, उसने धीमी लेकिन दृढ़ता से चेतावनी दी। यहां ऊंची आवाज में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्रिस्टोफर उसकी निगाहों के सामने जम गया, और बढ़ती घबराहट के बावजूद उसने खुद को शांत रखते हुए बोलने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो? मेरा तुम्हारे पूर्वी संघ से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन आगे बढ़ी। उसकी चाल पानी की तरह सहज थी। ऊपर लगी आपातकालीन बत्तियां टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपटे मोनोफिलामेंट तार पर एक अजीब सी चमक पड़ रही थी। क्रिस्टोफर का गला सूख गया। उसके भीतर भय और भ्रम का मिलाजुला भाव उमड़ रहा था। तो फिर क्यों? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। रेवेन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी साइबर आंखें तेजी से घूमने लगी और उस पर केंद्रित हो गई। क्यों? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया है? मैंने क्या कर दिया? क्रिस्टोफर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। जाकर नरक के राजा से पूछो, उसने गुस्से से जवाब दिया। उसके शब्दों में जहर घुला हुआ था। उस क्षणिक पल में क्रिस्टोफर के पास एक आखिरी विचार करने का समय था। किंगस्टन सही था, मुझे बेहतर होना चाहिए था। फिर एक झटके में तार कसकर टूट गया और उसके भाग्य का निर्दय अंत हो गया। बस इसी क्षण कैंपबेल परिवार ने अपना सबसे कमजोर उत्तराधिकारी खो दिया। रेवेन उसके बेजान शरीर के ऊपर से गुजरी। उसके चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। उसने मेज से शराब का आधा खाली गिलास उठाया और कुछ पल के लिए उसे ऊपर उठाकर उसके अंदर की सामग्री पर विचार किया। फिर उसे वापस मेज पर बिखरे हुए कई दस्तावेजों के बगल में रख दिया। वो अंतिम कार्य पूरा होने के बाद वो कार्यालय से गायब हो गई। उसके कानों में गूंजने वाली आखिरी आवाज क्रिस्टोफर के फोन की लगातार बजने वाली घंटी थी, जो किंगस्टन का फोन था, जिसमें अपडेट मांगा जा रहा था। अध्याय 143। रक्त से चुकाया गया ऋण। आर्थर अपनी काले रंग की मेज पर बैठा था। उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी, और वो रात के आकाश में ऊंचाई पर लटके हुए चांदी जैसे चंद्रमा को निहार रहा था। बधाई हो, होस्ट साइड मिशन 3 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आपको मिले होस्ट के लिए बधाई। ब्लड लाइन वेंजेंस हेलो। ऋण चुकाया गया हेलो। द ब्लैक वॉल्ट, अज्ञात तरल संपत्ति। सिस्टम की सूचना सुनकर आर्थर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 1 साल के निरंतर तनाव के बाद ये एक अवास्तविक ठहराव था। आखिरकार जिस व्यक्ति ने उसे सता रखा था, क्रिस्टोफर कैंपबेल, उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, काम हो गया। क्रिस्टोफर कैंपबेल मर चुका है। अचानक एवोलॉन स्क्रीन पर जीवंत हो उठा। अपनी तल्लीनता से बाहर आते हुए आर्थर ने अपना सिर उठाया
और शांत संतुष्टि के भाव से सहमति में सिर हिलाया। मुझे फुटेज दिखाओ। इवोलोन ने सुरक्षा फीड को स्पष्ट और हाई डेफिनेशन गुणवत्ता में प्रदर्शित किया। वहां क्रिस्टोफर कैम्पबेल थे, युवा, अभिमानी और अब मृत अवस्था में, अपनी आलीशान ऑफिस कुर्सी पर सुस्त पड़े हुए। उसका गला इतनी सफाई से काटा गया था कि वो लाल रंग के पतले हार जैसा लग रहा था। मंद आपातकालीन रोशनी में मोनोफिलामेंट का तार अभी भी अशुभ रूप से चमक रहा था, जिसे एक रहस्यमय आकृति ने कसकर पकड़ रखा था, जिसकी सुनहरी साइबर आंख अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। आर्थर अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसने सब कुछ महसूस किया। सुंदर, उसने धीरे से कहा, अपने लिए सोलारियन विस्की का एक गिलास भरते हुए, उसी पुरानी विस्की का जो उनके पिता को बहुत पसंद थी। उन्होंने उसे खिड़कियों के बाहर तूफान से घिरे आकाश की ओर उठाया। पिताजी, आप दोनों मेरे जैविक माता पिता नहीं हैं, फिर भी मैं आपका पुत्र हूं। आप जहां भी हो, शांति से रहें। इतना कहकर उसने वो सुनहरा पेय एक ही झटके में पी लिया। उसके गले में हो रही जलन उसके अंदर भड़क रही आग के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इवोलोन के नीले चेहरे पर जानकारी की चमक थी। शीविंग ने कोई फोरेंसिक सबूत नहीं छोड़ा। यह दृश्य एक असफल कॉर्पोरेट हत्या जैसा दिखने के लिए रचा गया था। आर्थर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैम्पबेल परिवार को ठीक ठीक पता चले कि ये किसने किया है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, महोदय? इवोलोन ने पूछा। फुटेज को किंगस्टन कैम्पबेल को भेजो, आर्थर ने आत्मविश्वास से निर्देश दिया। एनक्रिप्टेड और ट्रेस न किया जा सकने वाला, लेकिन स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकने वाला। उन्होंने अपनी विस्की को सोच समझकर घुमाया और फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, और चलिए इसका समय ऐसा रखते हैं जिससे इसका अधिकतम प्रभाव पड़े, ठीक उनकी बोर्ड मीटिंग के दौरान। इस अनुरोध को संसाधित करते समय इवोलोन की नीली स्क्रीन झिलमिला उठी। इष्टतम वितरण मापदंडों की गणना की जा रही है। हो गया। किंगस्टन कैम्पबेल 3 दिनों में एक आपातकालीन अधिग्रहण शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। आर्थर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सब कुछ एकदम सही ढंग से व्यवस्थित हो रहा था। इसके बाद इवोलोन ने ड्राफ्ट ट्रांसमिशन का अनुमान लगाया। एनक्रिप्टेड फाइल डिलीवरी, प्राप्तकर्ता किंगस्टन कैम्पबेल, व्यक्तिगत चैनल, विषय वस्तु सुरक्षा फुटेज, क्रिस्टोफर कैम्पबेल की बर्खास्तगी। नोट, ईस्टर्न कंसोर्टियम अपनी शुभकामनाएं भेजता है। उसने इसे ध्यान से देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर इसे खारिज कर दिया। बहुत स्पष्ट है, हमें इससे कहीं अधिक सूक्ष्म होना होगा। डेस्क पर अपनी उंगलियों से कुशलतापूर्वक थपथपाते हुए उन्होंने स्वयं संदेश को संपादित किया। एक चिंतित मित्र की ओर से, विषय आपके भाई के अंतिम क्षण। सांप हमेशा 2 बार वार करता है। ईसी, इवोलोन ने संशोधन का विश्लेषण करते हुए कहा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव में 38% की वृद्धि हुई है। अस्पष्ट हस्ताक्षर उन्हें जांच करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्वयं सत्य का पता लगाएंगे। बिल्कुल सही, आर्थर ने जानबूझकर शांत भाव से अपना पेय समाप्त करते हुए उत्तर दिया। उन्हें खुद ही सब कुछ समझने दो, इस तरह उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे ही इवोलोन ने फाइल को डिजिटल वातावरण में भेजा, आर्थर खिड़की की ओर मुड़ गया। चांद की चांदी जैसी रोशनी ने नियोलुमिनारा को नहला दिया, जिससे रहस्य और साजिश में डूबे शहर पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वो जल्दी ही होश में आया और साइड मिशन 3 को पूरा करने के बाद उसे मिले सिस्टम रिवॉर्ड्स को देखने लगा। साइड मिशन 3, क्रिस्टोफर कैम्पबेल को निष्क्रिय करें। स्थिति पूर्ण। पुरस्कार 1, द ब्लैक वॉल्ट, अज्ञात तरल संपत्ति। राशि 500 ट्रिलियन यूनिक्रेड, तरल गैर मुद्रास्फीति योग्य मुद्रा। स्रोत एक पूर्व प्रणालीगत अपतटीय नेटवर्क, जिसे अब मृत खरप्ती द्वारा बनाया गया था और सभी अभिलेखों से मिटा दिया गया है। सिस्टम नोट, यहां तक कि पैंटरान विश्व बैंक की एआई भी इस धन को सांख्यिकीय शोर के रूप में देखती है। इनाम 2, ऋण चुकाया गया हेलो। मेजबान की निर्दयता का आंकड़ा स्थायी रूप से बढ़ जाता है, लेकिन आप 5% सहानुभूति खो देते हैं। पुरस्कार 3, ब्लडलाइन वेंजेंस हेलो, स्थायी बफ। प्रभाव, ओसबोर्न परिवार के सभी सदस्यों को हत्या के प्रयास के प्रति 25% अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। धत तेरे की। तीनों पुरस्कारों का विवरण पढ़कर आर्थर आश्चर्यचकित रह गया। पहला इनाम 500 ट्रिलियन यूनिक्रेड की तरल संपत्ति है, जो वास्तव में भयावह है। इसका मतलब है कि उसके पास 500 ट्रिलियन यूनिक्रेड नकद पड़े हैं, और संपत्ति या जायदाद के रूप में नहीं, बल्कि नकदी के रूप में। आर्थर इस इनाम से काफी संतुष्ट था। यह इनाम वास्तव में उसकी बहुत मदद करेगा। उसने दूसरे इनाम की ओर देखा और सोचा, यह इनाम आर्थर के लिए काफी अजीब है। यह इनाम आर्थर को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहा है। कर्ज चुकाने से मिलने वाला हेलो उसकी निर्ममता को बढ़ाता है, लेकिन उसकी सहानुभूति 5% कम हो जाती है। क्या निर्दयी होना एक स्टार है? आर्थर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निर्दयी होना एक आंकड़ा है। जहां तक 5% सहानुभूति खोने की बात है, उसने इसे दिल पर नहीं लिया, बल्कि वास्तव में उसे इस तरह का इनाम बहुत पसंद आएगा। तीसरा इनाम वो था जिससे आर्थर को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली। ब्लडलाइन वेंजेंस हेलो ओसबोर्न परिवार के सभी सदस्यों को हत्या के हमलों से 25 गुना अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। इससे आर्थर को वाकई में बहुत राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ओसबोर्न परिवार के किसी भी सदस्य को निशाना बनाकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के हत्या के खतरे का स्तर कम हो गया है।
जैसे जैसे ओसबोर्न परिवार प्रगति और विकास करता जा रहा है, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और ओसबोर्न परिवार के बहुत कम दुश्मन निष्पक्ष तरीके से लड़ेंगे। इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते हैं, वहां यह आभा वास्तव में एक दैवीय क्षमता है। आर्थर सिस्टम द्वारा दिए गए तीनों पुरस्कारों से काफी संतुष्ट था। उसने एक गहरी आह भरी और फिर मुड़कर कुर्सी पर बैठ गया और इवोलोन की ओर देखने लगा। इवोलोन, आर्थर ने एआई के चमकदार नीले चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहना शुरू किया, हमें रेवेन के भविष्य के रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करने की जरूरत है। इवोलोन के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई, जो उसके सोचने समझने का संकेत था। सर, मुझे लगता है कि आप सामान्य कॉर्पोरेट भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। आर्थर के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूं। क्यों ना हम उसे कंसोर्टियम की तलवार से हटाकर कंसोर्टियम की जल्लाद बना दे। प्रस्ताव के भार को आत्मसात करते हुए इवोलोन का नीला रंग झिलमिला उठा। आप सुझाव दे रहे हैं कि हम उनके सबसे घातक एजेंट को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करें? आर्थर के होंठ एक शरारती मुस्कान में बदल गए। अध्याय 144, परछाइयों का जाल। सिर्फ पलटना ही काफी नहीं, आर्थर ने जोर देकर कहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर दिख रही रेवेन की तस्वीर पर टिकी हुई थी। मैं उसे उनका सबसे बुरा सपना बनाना चाहता हूं, लेकिन हमें इसे बहुत सावधानी से करना होगा। इवोलोन ने उनके बीच डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें रेवेन की मनोवैज्ञानिक स्थिति के 3 प्रमुख तनाव बिंदुओं को रेखांकित किया गया। जेड डोमिनियन सेक्टर 7 रिएक्टर दुर्घटना, जिसमें उसके माता पिता की जान चली गई, उसकी जबरन भर्ती और प्रशिक्षण, उसकी छोटी बहन की चल रही सुरक्षात्मक हिरासत। आर्थर ने तीसरे बिंदु की ओर निर्णायक रूप से इशारा किया। यही हमारा मुख्य बिंदु है। कंसोर्टियम की उस पर पकड़ उसकी बहन पर टिकी है। अगर हम उनकी पकड़ को तोड़ सकते हैं और साथ ही इसे उनका फैसला दिखा सकते हैं, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिर 3 चरणों वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। इवोलोन की आवाज में एक रणनीतिक लहजा आ गया। पहला चरण, उसकी बहन की सेहत के बारे में संदेह पैदा करना। बिल्कुल सही, आर्थर ने जवाब दिया और अपनी डेस्क की ओर बढ़ते हुए एक खाली होलो डिस्प्ले को बड़े ही शानदार तरीके से सक्रिय कर दिया। हम छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। एक दूषित मेडिकल फाइल गलती से उसके सुरक्षित टर्मिनल पर भेज दी जाती है। इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से चिंताजनक नहीं है, बस संदेह का बीज बोने के लिए काफी है। इवोलोन ने इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया, मैं उसकी बहन के मेडिकल रिकॉर्ड में तंत्रिका संबंधी गिरावट के मार्कर बना सकता हूं, जो शुरू में सूक्ष्म संकेत होते हैं, मनोदशा में बदलाव और स्मृति में कमी, जो बाद में अधिक चिंताजनक लक्षणों में बदल जाते हैं। आर्थर ने सोच समझकर सिर हिलाया। और हम उसकी बहन के असली संदेशों को इंटरसेप्ट करेंगे और उनके लहजे को इस तरह बदल देंगे कि वे अटते लगे, जैसे कोई और उन्हें लिखवा रहा हो। सरल पाठ विश्लेषण से भाषाई पैटर्न का पता चल जाएगा। इवोलोन ने कुछ देर रुककर कहा, क्या हमें यह संकेत देना चाहिए कि बहन को कुछ खतरनाक बात पता है? आर्थर की मुस्कान और भी तीखी हो गई और वो उत्सुकता से आगे झुक गया। बिल्कुल सही, एक अधूरा वाक्य जो उस सुविधा केंद्र में उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ क्या किया की ओर इशारा करता है। रेवेन की कल्पना को सारा काम करने देगा। स्क्रीन फिर से झिलमिला उठी, क्योंकि इवोलोन ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। हम सुरक्षा लॉग पेश कर सकते हैं, जो ये दिखाते हैं कि रेंशु ने अजीब समय पर अपनी बहन की फाइलों तक पहुंच बनाई थी, जिसके बाद एक अस्पष्ट हस्ताक्षर के साथ बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। उसे इसके लिए मेहनत करने दो। आर्थर ने उत्साहपूर्वक सहमति जताई। सबूतों को समझने के लिए उन्हें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो खुद इसका पता लगा रही है। दोनों चुप हो गए। उनकी योजना का बोझ हवा में भारी पड़ गया। उनके बीच विस्की की मनमोहक सुगंध फैल रही थी, जो धुएंदार और जटिल थी, ठीक उसी तरह जैसे वे एक जटिल योजना बना रहे थे। दूसरे चरण के लिए हमें उसे कंसोर्टियम के सहायता तंत्रों से अलग करना होगा। इवोलोन ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं कंसोर्टियम से चुराए गए एक्सेस कोड का उपयोग करके उसके सुरक्षित ठिकानों पर नकली सुरक्षा उल्लंघन पैदा कर सकता हूं। आर्थर ने सोच विचार करते हुए अपने पेय को घुमाया। और हमारे पास आयरन सरपेंस होंगे, साथ ही ईस्टर्न कंसोर्टियम के कुछ दुश्मन भी होंगे, जो भूमिगत क्षेत्रों में अफवाहें फैला रहे होंगे। अफवाहें कि रेवेन का प्रभाव कम हो गया है और उसे हाल की असफलताओं का दोष अपने ऊपर लेने के लिए फंसाया जा रहा है। इवोलोन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। जब उसकी नियमित बचाव टीम एक महत्वपूर्ण क्षण में रहस्यमय तरीके से अनुपलब्ध हो जाएगी, तो मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ जाएगा। उन्होंने पास की स्क्रीन पर एक टाइमलाइन प्रदर्शित की। एक सुनियोजित घात लगाकर हमला, जहां कंसोर्टियम बलों को उसका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन ऐसा मत करो, आर्थर ने बीच में टोकते हुए इवोलोन की बात पूरी की। उसे अकेले लड़ने के लिए मत छोड़ो, तभी हम तीसरे चरण में आगे बढ़ेंगे। होलोग्राम झिलमिलाया और हिलने लगा, जिससे एक गुप्त चिकित्सा सुविधा केंद्र का खाका सामने आया। यह उद्धार की चाल है, इवोलोन ने उत्साह से पुष्टि की। वो ओसबोर्न द्वारा वित्त पोषित एक गुप्त केंद्र के रिकॉर्ड का पता लगाती है, जो उसकी बहन की बीमारी का इलाज करने के लिए सुसज्जित है। आर्थर उत्सुकता से आगे झुका। लेकिन असली बात तो यहां है। जब वो जानकारी चुराने के लिए अंदर घुसती है, तो उसे 2 चौंकाने वाली बातें पता चलती है। पहली, उसकी बहन को दूसरी जगह भेज दिया गया है। दूसरी, भागने का एकमात्र रास्ता उसे कंसोर्टियम की सुरक्षा चौकी से होकर गुजरने के लिए मजबूर करता है। उसे मजबूर कर दिया गया है।
इवोलोन ने संतुष्टि से कहा। उसके पास कंसोर्टियम बलों से लड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे एक बागी एजेंट के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उनके बीच हवा में लटके हुए टुकड़े, छल और गुमराह करने का एक नाजुक जाल अपने लक्ष्य को फंसाने के लिए इंतजार कर रहा था। बाहर एक नियॉन विज्ञापन लयबद्ध रूप से झिलमिला रहा था, जिससे आर्थर का चेहरा लाल और कोबाल्ट रंग के अलग अलग शेड्स में दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? आर्थर ने आखिरकार पूछा। सर्वोत्तम क्रियान्वयन के साथ, बिना किसी तरह की चेतावनी दिए अपनी कार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए 6 महीने का समय लगेगा, इवोलोन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। आर्थर ने अपनी विस्की का आखिरी घूंट पी लिया। बर्फ के टुकड़े आपस में ऐसे खनक रहे थे मानो कोई उल्टी गिनती चल रही हो और समय बीत रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ऑरेलियन प्राइम कैंपबेल परिवार का निजी बोर्ड रूम। कैंपबेल परिवार का निजी बोर्ड रूम महज एक बैठक स्थल से कहीं अधिक था। यह पीढ़ीगत सत्ता की अटूट पकड़ का प्रमाण था। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से फेडरेशन की पहली राजधानी ऑरेलियन प्राइम का लुभावनी क्षितिज रेखा दिखाई देता था, जहां पुरानी पैंटेरा वास्तुकला के प्राचीन पत्थर के शिखर बादलों को भेदते हुए प्रतीत होने वाले चिकने झिलमिलाते कक्षीय टावरों के साथ गर्व से खड़े थे। कमरे का मुख्य आकर्षण सोने की नसों से सजे काले संगमरमर के एक ही शिलाखंड से तराशी गई एक मेज थी, जिस पर कैंपबेल राजवंश के भीतर अपार प्रभाव रखने वाले 12 व्यक्तियों के चेहरे प्रतिबिंबित थे। इस शक्तिशाली सभा के प्रमुख के रूप में किंगस्टन कैंपबेल बैठे थे। अपनी बर्फीली नीली आंखों से ऊपर प्रदर्शित नवीनतम वित्तीय रिपोर्टों को सरसरी तौर पर देखते हुए वो सहज श्रेष्ठता का ऐसा भाव प्रदर्शित कर रहा था जो केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने कभी नहीं सुना हो। महज 28 साल की उम्र में उनके सुनहरे बालों की बेदाग लहर और उनके सिले-सिलाए सूट, जो अपने आप में एक अनमोल संपत्ति थी, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ बयां करते थे। हम इस सप्ताह के अंत तक नेबुला फाइनेंशियल कंसोर्टियम के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज फुसफुसाहटों को चीरती हुई चाकू की तरह सुनाई दी। कोई आपत्ति है? कमरे में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ सिर हिलाया। तभी उनके फोन में एक अत्यावश्यक संदेश की वाइब्रेशन हुई, जो एन्क्रिप्टेड था और स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। किंगस्टन ने माथे पर शिकन डाली। इस चैनल तक केवल 3 लोगों की पहुंच थी, उसके पिता, परिवार के सुरक्षा प्रमुख और क्रिस्टोफर। उसने नोटिफिकेशन पर टैप किया। अचानक मेज के ऊपर एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठी, जो एक आने वाले संदेश से प्रभावित थी। कमरे में सन्नाटा छा गया जब धुंधला सुरक्षा फुटेज चलने लगा। बिजली गुल होने के दौरान क्रिस्टोफर का कार्यालय, अंधेरे से उभरती एक धुंधली आकृति, और फिर मोनोफिलामेंट तार से उसके भाई का गला चीरते हुए एक भयानक दृश्य। वीडियो का समापन एक मार्मिक संदेश के साथ हुआ। सांप हमेशा 2 बार वार करता है। इसी घने कोहरे की तरह सन्नाटा छा गया। सांसों की आवाज भी इतनी तेज हो गई कि सुनाई देने लगी। फिर अचानक अफरातफरी मच गई। किंगस्टन स्थिर खड़ा रहा, पलकें नहीं झपकाई और नहीं सांस ली, क्योंकि क्रोध जंगल की आग की तरह उसके भीतर फैल रहा था। उसकी उंगलियां इतनी कसकर मुट्ठियों में बंद हो गई कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, जबकि उसके चारों ओर का कमरा चीखों से गूंज रहा था। क्रिस्टोफर की मौत हो चुकी थी। उसका छोटा भाई, जो कभी अभिमानी और लापरवाह था लेकिन फिर भी परिवार का हिस्सा था, अब नहीं रहा, और किसी ने हिम्मत करके उसे ये फुटेज ऐसे भेजा जैसे ये कोई विकृत ट्रॉफी हो। किंगस्टन, उसके चाचा की आवाज आखिरकार धुंध को चीरते हुए सुनाई दी। आखिर हो क्या रहा है? एक झटके में किंगस्टन अचानक खड़े हो गए। उनकी कुर्सी संगमरमर पर चरमरा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में घोषणा की, बैठक स्थगित। किसी के विरोध करने से पहले ही वो गुस्से में बाहर निकल गया। अध्याय 145, वंश और कमियां। कैंपबेल परिवार का निजी हेलीकॉप्टर ऑरेलियन प्राइम के तूफानी आसमान में तेजी से उड़ रहा था। उसके इंजन किसी भूतनी की तरह गरज रहे थे। आलीशान केबिन के अंदर किंगस्टन नीचे फैले शहर को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन खाली था। उसका फोन लगातार बजता रहता था। बोर्ड से कॉल आते थे, सुरक्षा संबंधी अलर्ट आते थे और उसके पिता के घबराए हुए संदेश आते थे, लेकिन उसने उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। जैसे ही उनकी जागीर नजर आई, जो प्राचीन पृथ्वी की भव्यता और आधुनिक किले का एक विशाल मिश्रण थी, जिसकी सुनहरी छतें बारिश में भी बेखौफ चमक रही थी, किंगस्टन को एक तरह की अत्यावश्यकता का अनुभव हुआ। जैसे ही हेलीकॉप्टर निजी लैंडिंग पैड पर उतरा, इंजन पूरी तरह से बंद होने से पहले ही वो चलने लगा था। जब वो गुंबददार गलियारों से होकर तेजी से गुजरा तो नौकर उसके रास्ते से हट गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने जूलियन कैंपबेल को, जो हमेशा शांत और अविचलित रहते थे, इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने एलिस्टेयर कैंपबेल को परिवार के निजी युद्ध कक्ष में पाया, जो फेडरेशन के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने वाले होलोग्राफिक डिस्प्ले से घिरा हुआ था। 60 वर्ष की आयु में भी एलिस्टेयर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बने रहे। उनके चांदी जैसे बालों और तीक्ष्ण चेहरे की बनावट किंगस्टन की ही तरह थी। अपने बेटे के चेहरे को एक नजर में देखकर ही उसे सब कुछ पता चल गया जो उसे जानना जरूरी था। क्रिस्टोफर, किंगस्टन ने औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं किया।
उन्होंने सेंट्रल डिस्प्ले पर फुटेज चलाया, जिसे देखकर एलिस्टेयर चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को उस दुखद अंत को प्राप्त करते हुए देखा था। जब यह समाप्त हुआ तो एलिस्टेयर ने खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। पूर्वी संघ, किंगस्टन का जबड़ा कस गया। उन्होंने इसे बोर्ड मीटिंग के दौरान मुझे भेजा, मानो ये किसी तरह का ताना हो। एलिस्टेयर ने इतनी जोर से मुक्का मारा कि मेज पर लगा संगमरमर टूट गया। यह युद्ध की घोषणा है। किंगस्टन के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। क्रिस्टोफर कभी कभी लापरवाह हो सकता था, लेकिन वो फिर भी परिवार का सदस्य था, और कैंपबेल परिवार के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता था, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। हमने करारा जवाब दिया। करारा, उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। मैं चाहता हूं कि फेडरेशन में कंसोर्टियम की हर संपत्ति सुबह तक फ्रीज कर दी जाए। हर गुप्त सौदे का पर्दाफाश हो। अभी नहीं, एलिस्टेयर ने तीखे स्वर में बात काटते हुए कहा। कंसोर्टियम बिना कारण के कोई कार्रवाई नहीं करता। क्रिस्टोफर ने क्या किया? जूलियन ने गंभीर स्वर में उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। वो ओसबोर्न परिवार के स्वामित्व वाली उस जमीन के टुकड़े का प्रबंधन कर रहा था। ओसबोर्न परिवार? एलिस्टेयर ने किंगस्टन को हैरानी से देखा, मानो वो किसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। वे तो न्यू नुमिनारा में रहने वाला एक छोटा सा परिवार है, जो आजकल कुछ हलचल मचा रहा है। ओह, इतना कहकर एलिस्टेयर ने कोई सवाल नहीं पूछा। कैंपबेल एस्टेट का युद्ध कक्ष ठंडे दिमाग से की गई गणनाओं का एक अभ्यारण्य है। धुंधली रोशनी में ऑरेलियन फेडरेशन का होलोग्राफिक नक्शा अशुभ रूप से चमक रहा था। डिस्प्ले पर वास्तविक समय के डेटा फीड तेजी से प्रदर्शित होते हैं, जो राजनीतिक दांवपेच, कॉर्पोरेट अधिग्रहण और बड़े परिवारों के बीच प्रभाव में होने वाले सूक्ष्म बदलावों पर नजर रखते हैं। हवा में पुरानी व्हिस्की और पॉलिश की हुई महोगनी की समृद्ध सुगंध फैली हुई है, जो सक्रिय होलोग्राफी से निकलने वाली ओजोन की हल्की सी गंध के साथ मिल रही है, जो एक संवेदी अनुस्मारक है कि ये कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। 62 वर्ष की आयु में एलिस्टेयर कैंपबेल केंद्रीय प्रदर्शन के सामने एक अनुभवी सेनापति की तरह खड़े हैं, जो अपनी सेना का जायजा ले रहे हों। उसकी विशाल आकृति प्रक्षेपित मानचित्र पर एक प्रभावशाली छाया डालती है। करीने से छंटे हुए चांदी जैसे बालों और त्वचा के नीचे छिपे कवच को छुपाने वाले विशेष रूप से तैयार किए गए सूट के साथ वो अधिकार और अनुभव का परिचय देता है। उसके पीछे किंगस्टन टहल रहा है, जो एलिस्टेयर का छोटा साथी है और जिसका आमतौर पर त्रुटीन संयम अब धीरे धीरे टूटने लगा है। मुझे फिर से समझाओ, एलिस्टेयर ने आदेश दिया। उसकी आवाज देखने में शांत लग रही थी, लेकिन उसमें तनाव साफ झलक रहा था। शुरू से किंगस्टन बीच रास्ते में रुक जाता है। उसकी बर्फीली नीली आंखों में बेचैनी झलकती है। क्रिस्टोफर न्यू नुमिनारा में जमीन का सौदा कर रहा था, जो सरकार द्वारा उत्तरी विस्तार योजना कहे जाने वाले क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। वो जमीन उसी ओसबोर्न परिवार की है जिसका मैंने जिक्र किया था। एलिस्टेयर का ध्यान डिस्प्ले पर केंद्रित रहता है। और फिर ये किंगस्टन ने तेजी से इशारा करते हुए एक एन्क्रिप्टेड संदेश खोला, जिसमें भयावह फुटेज दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर क्रिस्टोफर के आखिरी पल कैद थे। मोनोफिलामेंट तार खतरनाक ढंग से चमक रहा था और उसकी सुनहरी साइबर आंख अंधेरे में झिलमिला रही थी। सांप हमेशा 2 बार वार करता है। इस अशुभ संकेत को सुनकर एलिस्टेयर का जबड़ा लगभग न के बराबर कस गया। ईस्टर्न कंसोर्टियम कोरे में धमकियां नहीं देता। तुम्हारे भाई ने क्या किया था? किंगस्टन ने गहरी सांस छोड़ी और निराशा में अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरा। बस यही तो बात है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इस तरह की जवाबी कार्रवाई की जाए। ओसबोर्न की जमीन हमारी मुख्य संपत्तियों के मुकाबले तुच्छ है। उनके लिए परवाह करने या रेवेन को भेजने का कोई कारण नहीं है। अंत में तीखी तीव्रता के साथ किंगस्टन की ओर मुड़ते हुए एलिस्टेयर ने पलटवार किया। तुम कुछ चूक रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया है। किंगस्टन ने बचाव करते हुए पलटवार किया। क्रिस्टोफर के संचार लॉग, उसके वित्तीय विवरण, उसका नहीं। एलिस्टेयर ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से बीच में टोकते हुए कहा, उनका है। न्यू नुमिनारा में ऐसा क्या हो रहा है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया है? किंगस्टन पीछे की ओर झुक गया। उसकी भौहों पर शिकन और गहरी होती जा रही थी। तभी उसने एक सेकेंडरी डिस्प्ले चालू किया। कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, उसने उपेक्षा भरे लहजे में कहा। बस रोज की तरह कंपनी की नोकझोंक। एलिस्टेयर ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। जरा रुकिए, कंसोर्टियम की गतिविधियों का क्या हुआ? किंगस्टन रिपोर्टों को सरसरी तौर पर देख रहा था। एकाग्रता से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। ज्यादातर तो शांति है, लेकिन वो रुका। एक छिपी हुई खबर पर उसकी नजरें टिक गई। पिछले महीने एक घटना हुई थी। न्यू नुमिनारा के मेयर पर जानलेवा हमला करने का असफल प्रयास किया गया था। हमारे एजेंट कैमरे में कैद हो गए थे। एलिस्टेयर की निगाहें तलवार की तरह तेज हो गई। और सच कहूं तो यह बस एक गड़बड़ काम था, किंगस्टन ने अपनी कलाई झटकते हुए जवाब दिया, और रिपोर्ट को ऐसे खारिज कर दिया जैसे वो उसके सिर के चारों ओर भिनभिनाती हुई एक परेशान करने वाली मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनके एजेंट पकड़े गए, कुछ गुप्त ठिकाने आग की चपेट में आ गए। ये तो आम बात है। लेकिन एलिस्टेयर की आवाज खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? किंगस्टन को जितनी देर तक हिचकिचाना चाहिए था, उससे एक पल ज्यादा देर तक हिचकिचाया। होलोग्राम के करीब आते हुए एलिस्टेयर ने अपनी उंगलियों से घटनाक्रम का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। मेयर हमले में बच गया,
उनके एजेंट अब बेनकाब हो गए हैं और कुछ ही हफ्तों बाद क्रिस्टोफर, जो संयोगवश नियोलुमिनारा में मौजूद था, को उनके शीर्ष हत्यारे ने मार डाला। उसकी निगाहें तीव्रता के साथ किंगस्टन पर टिक गई। यह महज संयोग नहीं है। जैसे ही किंगस्टन को सच्चाई का एहसास हुआ, उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि क्रिस्टोफर उस हत्या के प्रयास में शामिल था? मुझे संदेह है, एलिस्टेयर ने धीरे धीरे सोच समझकर शब्दों का चयन करते हुए उत्तर दिया, कि आपके भाई में ऐसी खेल खेलने की प्रतिभा थी जो उनकी समझ से परे थी। किंगस्टन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्रिस्टोफर हमेशा से ही लापरवाह था, लेकिन ये, अगर उन्होंने कंसोर्टियम के मामलों में दखल दिया हो, किंगस्टन ने बात शुरू की, तो ये महज एक फांसी नहीं थी। एलिस्टेयर ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक संदेश था। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए किंगस्टन गुर्राया, हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। नहीं, एलिस्टेयर ने दृढ़तापूर्वक लेकिन सावधानी से सहमति व्यक्त की। हालांकि हमें अंधाधुंध कार्रवाई भी नहीं करनी चाहिए। वो उनके सामने प्रदर्शित तारामंडल मानचित्र की ओर मुड़ा। उसकी आवाज कठोर और दृढ़ हो गई। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि क्रिस्टोफर ने नियोलुमिनारा में रहते हुए वास्तव में क्या किया। उसने जितनी भी बैठकों में भाग लिया, जितने भी लेन देन किए, जितने भी संदिग्ध सौदे किए। किंगस्टन ने तेजी से सिर हिलाया। दृढ़ संकल्प उनके भीतर बिजली की तरह दौड़ उठा और उन्होंने कहा, मैं अपनी खुफिया टीम से पिछले महीने की हर चीज का विश्लेषण करवाऊंगा। अध्याय 146, कठपुतली कलाकार की विजय। दूसरा, एलिस्टेयर ने आगे कहा, हम अपना संदेश भेजते हैं। होलोग्राम अचानक सक्रिय हो गया और फेडरेशन के भीतर स्थित 10 सैन्य शैली के ठिकानों, कंसोर्टियम के रणनीतिक गढ़ों और व्यापारिक केंद्रों पर जूम इन करने लगा। किंगस्टन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सूक्ष्म, एलिस्टेयर की मुस्कान बेहद तीखी थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। इतना काफी है कि उन्हें याद दिला दे कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। जैसे ही किंगस्टन जाने के लिए मुड़ा, एक विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। पिताजी, अगर कंसोर्टियम कोई संदेश भेज रहा है, तो हत्या का श्रेय सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं ले रहे? मुझसे इसे क्यों छिपा रहे हैं? एलिस्टेयर का चेहरा गंभीर हो गया और वो एकदम खामोश हो गया। ईस्टर्न कंसोर्टियम के निजी संचार कक्ष में दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी, जिससे तनावपूर्ण वातावरण बन गया था। रेवेन इस मंद रोशनी वाले कमरे के केंद्र में खड़ी थी। उसकी सुनहरी साइबर आंख स्टील की सतहों पर एक रहस्यमय चमक बिखेर रही थी। सुरक्षित लाइन के कनेक्ट होते ही क्वांटम एन्क्रिप्शन के निम्न आवृत्ति कंपन से हवा में हल्की गूंज सुनाई दी। अचानक एक होलोग्राफिक स्क्रीन जीवंत हो उठी, जिस पर ग्रैंड ओवरसियर प्रकट हुए। एक ऐसे व्यक्ति जिनके चेहरे की बनावट मानो पुराने हाथी दांत से तराशी गई हो। उसके चांदी जैसे बालों को एक पारंपरिक जोड़े में बांधा गया था और उसकी गहरी आंखें तीक्ष्ण बुद्धि से चमक रही थी, जो मांस को हड्डी से अलग कर सकती थी। रेवेन, उसने कहा। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन चिकनी थी, जैसे पत्थर के चारों ओर लिपटा रेशम। उसने थोड़ा झुककर अपनी मुद्रा को त्रुटीन बनाए रखा। महापर्यवेक्षक, आपकी रिपोर्ट। यहां कोई औपचारिकता नहीं, बस काम की बात। रेवेन ने अपनी पीठ सीधी की और शांत और सटीक स्वर में बोली, क्रिस्टोफर कैंपबेल मर चुका है। हत्या साफ सुथरी हुई, कोई सुराग नहीं बचा। मुख्य निरीक्षक ने सोच विचार करते हुए अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा। और सबूत? निर्णायक। उसने वित्तीय लेन देन, गुप्त संचार और सावधानी पूर्वक गढ़े गए फोरेंसिक चिन्हों से भरी एक होलोग्राफिक फाइल प्रस्तुत की, जो सभी इवोलोन द्वारा तैयार की गई थी। क्रिस्टोफर ने हमारे नियोलुमिनारा ऑपरेशन में तोड़फोड़ की साजिश रची। उसने बागी एजेंटों को आर्थिक सहायता दी और झूठी जानकारी फैलाई, जिसके कारण हमारे एजेंट पकड़े गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने तीखे स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? रेवेन की साइबर आंखें धड़क उठीं, क्योंकि उसने उसके सूक्ष्म भावों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसकी आंखों के आसपास की जकड़न और उसकी बाईं अनामिका उंगली की मुश्किल से दिखाई देने वाली हल्की सी हरकत संदेह को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। सबूत अकाट्य है, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। कैंपबेल के वित्तीय दस्तावेज उन एजेंटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी कंपनियों को किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं। उसके निजी सुरक्षा कर्मियों को हस्तांतरण स्थल के पास देखा गया था। उसने जोर देने के लिए एक आखिरी फाइल निकाली। उसके पास मकसद था। मुख्य पर्यवेक्षक ने उसके आंकड़ों का गहन अध्ययन किया। उत्तरी विस्तार योजना में नीला मोती। मुश्किल समय में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ग्रैंड ओवरसियर ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए दूर कहीं देखते हुए सोचा। कैंपबेल अपनी मनचाही चीज हासिल करने पर तुला हुआ था। जब ओसबोर्न परिवार ने बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो उसने हत्यारों को भेजना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में आर्थर ओसबोर्न को लगभग मार ही डाला। मेयर के रास्ते में रुकावट डालने पर कैंपबेल को एक मौका दिखा। मेयर को खत्म करो, शहर में अराजकता फैलाओ और गिद्ध की तरह झपट्टा मारो। रेवेन चुप रही और उसे खुद ही पहेली सुलझाने का मौका दिया। कैंपबेलों ने पहले ही जवाबी कार्रवाई कर दी है। ग्रैंड ओवरसियर ने धीमी आवाज में कहा, महज 48 घंटों में ऑरेलियन फेडरेशन में हमारे 10 ठिकानों पर हमला हुआ। सैन्य केंद्र, व्यापार केंद्र, यहां तक कि हमारी गुप्त प्रयोगशालाएं भी, सब नष्ट हो गए। रेवेन की रीढ़ की हड्डी अकड़ गई। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत जल्दी, उसने तीखे स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे पहले से ही तैयार थे।
मानो उन्हें पता था कि क्रिस्टोफर की मौत के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। उनके बीच तनावपूर्ण सन्नाटा छाया रहा। रेवन ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ये एक साजिश है? मैं संदेह नहीं करता, मैं आकलन करता हूं। उसने अपने कंसोल पर एक कमान दबाई और क्षति रिपोर्ट निकाली। ये हमले सटीक थे। इन्होंने ठीक वही वार किया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इससे पूर्व सूचना का संकेत मिलता है। या फिर रेवन ने सोच समझकर जवाब दिया, हो सकता है कि हमारे बीच ही उनके जासूस हों। ग्रैंड ओवरसियर की मुस्कान फीकी और चालाक थी। एक दिलचस्प सिद्धांत। जैसे ही रेवन अपने मन में विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने लगी, उसे एहसास हुआ कि यह वफादारी की परीक्षा हो सकती है, या शायद ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो जितना दिखाता है उससे कहीं अधिक जानता है। कैंपबेल परिवार घमंडी है, उसने सावधानी से कहा, लेकिन वे मूर्ख नहीं है। अगर उन्होंने हम पर इतनी जोर से हमला किया है तो उन्हें जरूर लगता होगा कि हमने ही पहले क्रिस्टोफर को मारा है। और क्या हमने ऐसा किया? उनका सवाल हवा में चाकू की तरह गूंज उठा। रेवन जरा भी नहीं हिचकी। आपने ही आदेश दिया था। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर ग्रैंड ओवरसियर ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, तो मैंने ऐसा किया। होलोग्राम अचानक सक्रिय हो गया और उसमें फेडरेशन का विस्तृत नक्शा प्रदर्शित होने लगा। उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, इससे कुछ नहीं बदलेगा। कैंपबेल परिवार ने युद्ध की घोषणा कर दी है और हम इसका जवाब देंगे। रेवन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आपके क्या आदेश है? तुरंत मुख्यालय लौट आओ। उसने कठोर दृढ़ निश्चय के साथ आदेश दिया। हमारी खुफिया टीम को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दो। मुझे कैंपबेल के अभियानों और उनके गुप्त सौदों से संबंधित हर एक जानकारी चाहिए। और नियोलुमिनारा? उसने सावधानी से पूछा। इसे अभी के लिए छोड़ दो। उसकी आंखें लोहे की तरह ठंडी हो गई। वो अंतिम आदेश एक अनकही धमकी की तरह हवा में लटका रहा और अचानक ही संचार कट गया, जिससे रेवन एक बार फिर अंधेरे में अकेली रह गई। आर्थर के अध्ययन कक्ष की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से नियोलुमिनारा की क्षितिज रेखा किसी खजाने की तरह जगमगा रही थी। शहर की धड़कन प्रकाश और छाया के एक मंत्र मुक्त कर देने वाले नृत्य में गूंज रही थी। पुरानी विस्की की मनमोहक सुगंध पॉलिश किए हुए चमड़े की महक के साथ घुल मिल गई। जब आर्थर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, ठुड्डी के नीचे उंगलियां जोड़कर चल रहे नाटक पर विचार कर रहा था, अचानक उसके सामने विशाल स्क्रीन पर इवोलोन का परिचित नीला चेहरा चमक उठा। उसका सामान्य शांत नीला रंग अब सामरिक सोने की धारियों से जगमगा उठा, जो इस बात का संकेत था कि परिस्थितियां गर्मा रही थी। खेल योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इवोलोन ने शांत भाव से घोषणा की। आर्थर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे सब कुछ बताओ। स्क्रीन अचानक बड़ी हो गई और उस पर ऑरेलियन फेडरेशन का विस्तृत नक्शा दिखाई दिया। 10 रणनीतिक स्थानों पर गहरे लाल रंग के चिन्ह अशुभ रूप से चमक रहे थे। कैंपबेल परिवार ने ईस्टर्न कंसोर्टियम की संपत्तियों, व्यापार केंद्रों, गुप्त प्रयोगशालाओं और 3 खुफिया इकाइयों के खिलाफ जवाबी हमले किए, जिन्हें 48 घंटों के भीतर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आर्थर ने प्रशंसा में धीमी सी सीटी बजाई। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। नहीं, इवोलोन ने जवाब दिया। जूलियन कैंपबेल ने परिवार के निजी बेड़े को चौंकाने वाली दक्षता के साथ जुटाया। उनका खुफिया नेटवर्क हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होता है। आर्थर ने स्क्रीन पर प्रदर्शित विनाश के पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया। सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने इन लक्ष्यों की पहले से ही रेकी कर रखी थी। जी हां, इवोलोन ने पुष्टि की। इससे पूर्व नियोजित आकस्मिक योजना का संकेत मिलता है, या फिर किसी ने उन्हें सूचना दे दी हो। आर्थर ने अपनी बात खत्म की। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। ऐसा लगता है कि हमने ही रेवन द्वारा क्रिस्टोफर की हत्या के वीडियो भेजे थे, इसलिए तकनीकी रूप से हमने ही उन्हें सूचना दी थी। बोलते समय इवोलोन का नीला चेहरा फड़क रहा था। खांसी। आर्थर ने हल्के से गला साफ किया और हाथ हिलाकर बात टाल दी। आप जारी रख सकते हैं। स्क्रीन फिर से बदल गई, जिस पर इवोलोन के क्वांटम टैपिंग द्वारा इंटरसेप्ट किए गए सुरक्षित कंसोर्टियम के संदेश प्रदर्शित हुए। ग्रैंड ओवरसियर ने रेवन को मुख्यालय वापस बुला लिया है। उनके आंतरिक नेटवर्क नुकसान का आकलन करने और शेष संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। आर्थर ने सोच विचार करते हुए अपनी व्हिस्की को घुमाया। कैंपबेल परिवार के खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। किसी ने ऐसा नहीं देखा, इवोलोन ने बताया। लेकिन आंतरिक चर्चाओं से संकेत मिलता है कि एक दीर्घकालिक अभियान की तैयारी चल रही है। कंसोर्टियम इस तरह के अपमान को माफ नहीं करता है। इस घटनाक्रम का आनंद लेते हुए आर्थर के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया। रेवन की अंतिम मिशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इवोलोन का नीला चेहरा क्षण भर के लिए झिलमिला उठा। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि रेवन ने अपनी जांच के दौरान क्या खुलासा किया। क्रिस्टोफर कैंपबेल मेयर आर्मिटेज को स्वतंत्र रूप से खत्म करने की साजिश रच रहा था, ये मानते हुए कि नियोलुमिनारा को अस्थिर करने से ओसबोर्न एस्टेट को दिवालिया घोषित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अविश्वास से आर्थर का गिलास होठों तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि कंसोर्टियम के नाकाम प्रयास से पहले ही क्रिस्टोफर वैन को मरा हुआ देखना चाहता था? बिल्कुल सही, इवोलोन ने सहजता से पुष्टि की। उसकी योजनाएं भले ही अधूरी थी। उसने कंसोर्टियम स्तरीय कर्मियों के बजाय भाड़े के सैनिकों की एक टीम का इस्तेमाल किया था, लेकिन इरादा एक जैसा ही था। अध्याय 147 प्रस्ताव। आर्थर ने अपना पेन नीचे रखा
उसके सीने में हंसी फूट पड़ी। ये तो बिल्कुल सही है। तो जब रेवेन ने क्रिस्टोफर की फाइलों की छानबीन की, उसने वेने के खिलाफ उसकी साजिश के असली सबूत उजागर किए, जो कंसोर्टियम की विफलता से हमारे मनगढ़ंत संबंधों के नीचे चालाकी से छिपाए गए थे। यह संयोग इतना स्पष्ट था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आर्थर उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसके सामने फैला हुआ शहर शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था, मानो हर मोहरा ठीक उसी तरह चल रहा हो जैसे उसने तय किया हो। मुझे यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मैंने इसे सही समझा है। पहला, क्रिस्टोफर वास्तव में अपने निजी कारणों से वैन को मारना चाहता था। दूसरा, कंसोर्टियम ने भी लगभग उसी समय वैन को खत्म करने की कोशिश की थी। और अंत में हमने रेवेन के लिए इन सभी कड़ियों को जोड़ा है। इवोलोन के नीले चेहरे पर संतुष्टि की चमक दिखाई दी। बिल्कुल सही। सबसे बेहतरीन धोखे सच्चाई पर आधारित होते हैं। अब कैंपबेल और कंसोर्टियम दोनों मानते हैं कि क्रिस्टोफर ने उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि एक तरह से उसने किया ही था। आर्थर ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी सांस से शीशे पर जमती धुंध को देखा। और ओसबोर्न परिवार पर कोई कभी दोबारा नजर नहीं डालेगा। संभावना कम है, इवोलोन ने सहजता से जवाब दिया। फिलहाल तुम उनकी नजरों से दूर हो। आर्थर ने अपने सामने टिमटिमाते हुए होलोग्रामों की ओर मुड़कर देखा। इसका क्या नतीजा होगा? अनुमान बताते हैं। कैंपबेल कंसोर्टियम युद्ध, दोनों के बीच हमले बढ़ेंगे। अवधि 6 से 18 महीने। नियोलुमिनारा, दोनों गुट मुख्य संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। रेवेन कंसोर्टियम के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन अब उसकी खुफिया व्यवस्था पर संदेह करने लगा है। इस जानकारी को समझने के दौरान आर्थर की उंगलियां खिड़की पर लयबद्ध ढंग से थपथपा रही थी। रेवेन पर नजर रखना, संदेह का वो बीज बाद में काम आ सकता है। हम पहले से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, इवोलोन ने पुष्टि की। हालांकि मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कैंपबेल परिवार अंततः उस मनगढ़ंत सबूत का पता लगाकर उसके स्रोत तक पहुंच सकता है। आर्थर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तब तक हम तैयार हो जाएंगे। ओह, वैसे मैंने जैक्स को जो काम सौंपा था वो कैसा चल रहा है? सर, उन्होंने तो इसे अमल में लाना शुरू ही कर दिया है, इवोलोन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। आर्थर ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बाहर शहर की रोशनी तारों की तरह टिमटिमा रही थी, मानो हर तारा उसके बोर्ड पर एक मोहरा हो जो धैर्यपूर्वक अपनी अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहा हो। एजिस डिस्ट्रिक्ट डाउनटाउन। द रस्टी नेल का नियॉन साइन अनियमित रूप से बज रहा था, जिससे पार्किंग स्थल के टूटे फूटे डामर पर एक टिमटिमाती हुई लाल रोशनी फैल रही थी। यह बार किसी दूसरे युग का अवशेष था। इसकी उखड़ी हुई पेंटिंग और सलाखों वाली खिड़कियां भूली हुई रातों की कहानियां फुसफुसाती थी, जबकि बिखरी हुई शराब और सिगरेट के धुएं की दुर्गंध इसकी दीवारों से हठपूर्वक चिपकी हुई थी। अचानक एक चिकनी काली वेरोन एम7 बाहर आकर रुक गई। उसकी मैट फिनिश मंद रोशनी को ऐसे सोख रही थी मानो कोई परछाई जीवंत हो उठी हो। इंजन धीमी सी गुर्राहट के साथ बंद हो गया और दरवाजा सहजता से खुल गया, और फिर वो बाहर निकल गया। जैक्स क्रेने, लंबा और चौड़े कंधों वाला, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे ग्रेनाइट से तराशा गया हो। तीखे कोण, ठंडी आंखें और एक निशान जो उसकी कंठी से उसके मुंह के कोने तक एक बेचैन कर देने वाला रास्ता बनाता था। बिना टाई के और ऊपर का बटन खुला हुआ, गहरे काले रंग के सिले सूट में सजेधजे वो आत्मविश्वास से भरे हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। फुटपाथ पर उनके जूतों की हर क्लिक की आवाज रात की हवा में गूंज रही थी। अंदर द रस्टी नेल आधा खाली था। कुछ नियमित ग्राहक अपनी ड्रिंक्स को धीरे धीरे पी रहे थे। उनकी निगाहें जैक्स की ओर जाती और फिर तुरंत हटा ली जाती, जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन जलने से डरते हैं। बारटेंडर, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी गर्दन पर मकड़ी के जाले का टैटू बना हुआ था, गिलास पहुंचते हुए बीच में ही रुक गया और उसने अपनी पकड़ को थोड़ा सा कस लिया। लेकिन जैक्स बार में नहीं बैठा। वो सीधे पीछे की ओर चला गया, पुराने पूल टेबल और एक डार्टबोर्ड के पास से गुजरते हुए, जिसमें अभी भी 3 चाकू धंसे हुए थे। वो एक पहरेदार दरवाजे के सामने रुक गया, जहां 2 सुरक्षा कर्मियों ने, जो मोटे गले वाले और इतने ताकतवर दिख रहे थे कि मानो वे कारों को भी उठा सकते हो, उसका रास्ता रोक दिया। निजी, एक ने धीमी आवाज में कहा, बिना हिचकिचाए। जैक्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मलिक को बता दो कि जैक्स क्रेने उसके भविष्य पर चर्चा करने के लिए यहां आया है। कुछ पल सन्नाटा पसरा रहा। फिर एक सिपाही ने अपने ईयरपीस में कुछ बुदबुदाया। एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा बाहर के साधारण से बार से बिल्कुल अलग था। एक दीवार के किनारे आलीशान चमड़े के सोफे लगे थे। पॉलिश किए हुए ओक के फर्नीचर नरम रोशनी में चमक रहे थे। महंगी विस्की क्रिस्टल के डेकेंटर में प्रदर्शन के लिए रखी थी। एक भव्य डेस्क के पीछे मलिक वोस बैठे थे, जो खुद को अंडरग्राउंड का राजा घोषित करते थे, या कम से कम पहले तो वो ऐसा ही था। अब मलिक ऐसे दिख रहे थे मानो वे हफ्तों से सोए ही न हो। उनका कभी बेदाग दिखने वाला सूट अब सिकुड़ा हुआ और अस्त व्यस्त था, जबकि उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे उन रातों की कहानी बयां कर रहे थे जो उन्होंने उन क्षेत्रों के नक्शों को ध्यान से देखते हुए बिताई थी, जो उनकी उंगलियों से फिसल रहे थे। जब जैक्स अंदर आया तो वो खड़ा नहीं हुआ। क्रेन, मलिक ने थकान से भरी कर्कश आवाज में कहा, मुझे पता ही नहीं था
कि क्रिम्सन ब्लड अपने गुंडों को मेरे बार में भेज देगा। जैक्स ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। उसके होठों के कोनों पर थोड़ी सी चंचलता झलक रही थी। मैं यहां क्रिम्सन ब्लड के लिए नहीं आया हूं, उसने शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। वे मेरे लिए मर चुके हैं। मलिक ने उत्सुकता से अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई। तो फिर आप यहां आए क्यों हैं? जैक्स ने जानबूझकर एक खास हरकत करते हुए अपनी जैकेट में हाथ डाला। सुरक्षा कर्मियों में तनाव पैदा हो गया। उनके हाथ धीरे धीरे अपने हथियारों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसने केवल एक चिकना चांदी का बक्सा ही निकाला। उसने उसे झट से खोला, जिससे एक अकेला डेटा चिप दिखाई दिया जो मंद रोशनी में चमक रहा था। मालिकी, तुम्हारा संगठन खोखला होता जा रहा है, उसने बेझिझक कहा। सिल्वर स्ट्रिंग्स ने तुम्हारे बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। रेड सर्कल ने तुम्हारे सारे प्रोटेक्शन रैकेट को तहस-नहस कर दिया है। और ब्लैक हैंड, वे तुम्हारे बचे खुचे इलाकों के ऊपर गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, जैसे अपने अगले शिकार पर नजर गड़ाए हों। मलिक के जबड़े झूझलाहट से कस गए। मुझे अपनी समस्याओं का सारांश सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, विक्टर ने सहजता से कहा। आपको समाधान की आवश्यकता है। उसने इरादे से चिप को डेस्क पर रख दिया। मेरे बॉस मुझे एक चिप दे रहे हैं। मलिक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारा बॉस कौन है? जैक्स ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी अधूरी बात को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी छोटी सी परेशानी को अवसर में बदल सकता है। मलिक की निगाहें चिप और विक्टर के भावहीन चेहरे के बीच घूम रही थी। इसमें क्या गड़बड़ है? वफादारी, विक्टर ने धीमी लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, मानो हर शब्द का गहरा अर्थ हो। तुम अपना पद, अपने सैनिक, यहां तक कि अपना गौरव भी अपने पास रखो, लेकिन अब से तुम्हें उसके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। मलिक ने एक कर्कश हंसी हंसी, जो कमरे में ऐसे गूंजी जैसे खाली आसमान में बिजली कड़क रही हो। तो क्या हुआ? मैं एक पट्टा छोड़कर दूसरा ले लूं? जैक्स की मुस्कान और भी तीखी हो गई। इस बार वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नहीं मलिक, तुम फांसी के बदले ढाल ले लो। सन्नाटा छाया हुआ था और तनाव स्थिर बिजली की तरह कड़क रहा था। अंततः मलिक ने चिप की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, डेस्क के ऊपर एक होलोग्राम चमक उठा, जिसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व प्रदर्शित हुए। एक सूची जिसमें हर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के नाम है, जो मलिक के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। कमजोर बिंदुओं को उजागर करने वाले विस्तृत आरेख, सुरक्षा व्यवस्था और गश्ती मार्ग। और सबसे नीचे सिर्फ एक शब्द, चुने। मलिक की सांस गले में अटक गई जब उसे एहसास हुआ, ये एक उपहार। जैक्स ने सहजता से बीच में बोलते हुए कहा और अपनी बात पर जोर देने के लिए थोड़ा आगे झुक गया। सद्भावना का प्रतीक। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरा नियोक्ता मुझसे अंधभक्ति की मांग नहीं करता, वो इसे अर्जित करता है। होलोग्राम के आकर्षक प्रदर्शन को देखकर मलिक थोड़ा हिचकिचाया और सावधानी से पूछा, और अगर मैं ना कह दूं तो? अध्याय 148, परछाइयां। मलिक की उंगलियां होलोग्राम पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में अनिश्चितता की एक झलक थी। और अगर मैं ना कह दूं तो? जैक सीधा खड़ा हुआ और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी हथकड़ियों को ठीक करते हुए बोला, फिर मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा और तुम अगले महीने खुद ही गुजारने की कोशिश कर लेना। उन्होंने कुछ देर रुककर अपने शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने का मौका दिया। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि उस कहानी का अंत कैसे होता है। माहौल में तनाव गहराता गया, जैसे बिजली कड़क रही हो। मलिक के गुंडे बेचैनी से इधर उधर हिलने लगे, मानो आने वाले तूफान को भांप रहे हों। एक लंबी धीमी सांस छोड़ते हुए मलिक ने आखिरकार होलोग्राम पर टैप किया। अपने बॉस को बता दो, उसका सौदा पक्का हो गया है। जैक्स की मुस्कान इतनी तीखी थी कि उससे कांच भी कट सकता था। मुझे लगा था कि वो ऐसा कर सकता है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, मलिक ने उसे पीछे से पुकारा, एक आखिरी सवाल। जैक्स ने उत्सुकतावश पीछे मुड़कर देखा। मैं ही क्यों? मलिक ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा झलक रही थी। जैक्स का जवाब सीधा और तीखा था, क्योंकि तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है कि कब घुटने टेकने हैं। वो आखिरी शब्द एक अनकही चुनौती की तरह हवा में लटका हुआ था। तभी जैक्स दरवाजे से बाहर निकल गया, जो उसके पीछे अंतिम रूप से बंद हो गया। बाहर रस्टी नेल की नियॉन लाइटें अंधेरे होते आसमान के नीचे मरते हुए कीड़े की तरह भिन भिना रही थी। जैक्स अपनी वेरॉन में समा गया। इंजन उसके नीचे ऐसे गर्जना करने लगा जैसे कोई जानवर नींद से जाग रहा हो। इस विशाल शहरी परिदृश्य में कहीं अराजकता पनप रही थी। एक युद्ध छिड़ने ही वाला था और मलिक ने अपना फैसला कर लिया था। औद्योगिक जिले के बाहरी इलाके में एक साधारण से गोदाम के बाहर चिकनी काली वेरॉन एम7 धीरे से आकर रुक गई, जिसके ठीक पीछे गहरे रंग की कारों का एक काफिला चल रहा था। जैक्स क्रेने बाहर निकले। उनके पॉलिश किए हुए ऑक्सफोर्ड जूते टूटी हुई कंक्रीट पर खटक रहे थे और उन्होंने सहज आत्मविश्वास के साथ अपने कफलिंग्स को ठीक किया। मलिक उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके सहयोगी पीछे हटकर खड़े थे। ठंडी रात की हवा में उनकी सतर्कता स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। तुम मुझे एक घटिया गोदाम में ले आए। मलिक गुस्से से गुर्राया। ठंड में उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थी। जैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी हथेली एक जंग लगे धातु के दरवाजे पर दबा दी।
एक छिपा हुआ बायोमेट्रिक स्कैनर अचानक चालू हुआ और हरी बत्ती जलने लगी। हाइड्रोलिक की हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही मलिक की तिरस्कार भरी मुस्कान फीकी पड़ गई। उनके सामने एक गोदाम फुटबॉल मैदान की तरह फैला हुआ था, जो चमकदार सफेद एलईडी लाइटों से जगमगा रहा था। चमकदार हथियारों के रैक की कतारें एक के बाद एक सधे हुए रूप में खड़ी थी, जो मलिक के आदमियों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण सड़क के हथियारों से बिल्कुल अलग थी। ये सैन्य स्तर के उपकरण थे। XM42 पल्स राइफलें। जैक्स ने दस्ताने पहने हाथ से एक रैक पर हाथ फेरते हुए कहा, टाइटेनियम कोर वाली गोलियां जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेज सकती है। ये 12 बक्से 200 आदमियों को लैस करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता रखते हैं। वो गलियारे में और आगे बढ़ा और अधिक घातक तकनीक का प्रदर्शन करते हुए बोला, थर्मल टैगिंग और न्यूरल डिसरप्ट ग्रेनेड से लैस टॉक्सरिस ड्रोन, जो आपके दुश्मनों को बिना किसी स्थायी नुकसान के तड़पने पर मजबूर करने के लिए एकदम सही है। उन्होंने प्रभाव डालने के लिए कुछ देर रुककर कहा, संदेश भेजने के लिए बहुत बढ़िया। फ्लोरोसेंट लाइटों में चमकते कार्बन फाइबर फ्रेम वाले एक्सोसूटों के ढेर को देखकर मलिक का गला सूख गया। उसके एक अंगरक्षक ने धीरे से उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैक्स ने पीछे मुड़े बिना चेतावनी दी। बायोमेट्रिक लॉक से तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी। आखिरकार अपनी आवाज पाकर मलिक हकलाते हुए बोला, ये तो उच्च स्तरीय स्पेशल फोर्सेज का सामान है। आखिर तुमने ये सब हासिल किया कहां से? जैक्स ने अपनी कलाई को झटकते हुए एक चिकना काला मोबाइल फोन निकाला और कुछ देर उससे खेलने के बाद उसे मलिक पर फेंक दिया। 10 अरब यूनिक्रेड, जैक्स ने शांत भाव से घोषणा की। इतना धन जिसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता। इतना कि चौथे थाने के हर पुलिस वाले को रिश्वत दी जा सके और आपके दुश्मन आपसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचे। चमकते हुए शून्य को देखकर मलिक की आंखें चौड़ी हो गई। फोन पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि एक अतृप्त भूख से। ये ऐसा था जैसे कोने में धकेल दिए जाने के बाद एक लंबी सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई दे रहा हो। शर्तें सीधी सादी है, जैक्स ने सहजता से कहा। आप अपने क्षेत्र और संचालन को बरकरार रखें। आप अपना गौरव बनाए रखें। वो थोड़ा मुड़ा ताकि उसके निशान पर रोशनी ठीक से पड़े। लेकिन आज रात से आगे तुम्हारी हर गोली और हर कदम पर मेरा आशीर्वाद रहेगा। मलिक ने मुश्किल से अपनी बात कही और सावधानी से पूछा, और अगर मैं ना कह दूं तो? जैक्स ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक बार जब मैं ये दरवाजा बंद कर दूंगा तो तुम्हारे पास सिल्वर स्ट्रिंग से लड़ने के लिए केवल तोपों और प्रार्थनाओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक टिक पाओगे? 1 महीना? 1 हफ्ता? गोदाम अनकही संभावनाओं से गुलजार था। मन प्रकाश में हथियार तारों की तरह चमक रहे थे और खाते की शेष राशि लयबद्ध रूप से धड़क रही थी, मानो कोई धड़कन किसी क्रिया की प्रतीक्षा कर रही हो। मलिक ने बंदूक या नकदी के लिए नहीं, बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैक्स ने उससे मजबूती से हाथ मिलाया और उसी क्षण में उनका भाग्य तय हो गया। अंतिम, अमिट, नए युग में आपका स्वागत है, विक्टर ने घोषणा की। उसकी आवाज बदलाव के वादे की तरह दीवारों से गूंज उठी। बाहर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, जो इस बात का कोमल संकेत थी कि अराजकता में भी जीवन चलता रहता है। रात की हवा बारिश से भीगी हुई सड़क की मिट्टी की महक और दूर से आती गाड़ियों की हल्की गूंज से भरी हुई थी। जब जैक्स गोदाम से बाहर निकला, वो रुक गया। मलिक के काफिले को अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहा। उसकी टेलाइट्स एक विशाल धुंधले आकाश में फीके पड़ते तारों की तरह लग रही थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसकी हर हरकत सोची समझी थी। उसके कंधों का धीमा हिलना, डामर पर उसके पॉलिश किए जूतों की लयबद्ध क्लिक, और जिस जानबूझकर तरीके से उसके दस्ताने वाले हाथ ने कोट की जेब में जाकर एक चिकना एनक्रिप्टेड फोन निकाला। एक बटन दबाते ही उसने कॉल कनेक्ट कर ली। कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, बस एक उम्मीद भरी चुप्पी छाई रही उस व्यक्ति की ओर से जो ठीक ठीक जानता था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। बॉस, काम हो गया, जैक्स ने धीमी आवाज में कहा, जो दूर से आती पुलिस सायरन की कर्कश आवाज से मुश्किल से ही ऊपर उठ पा रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद दूसरी ओर से मधुर आवाज में उत्तर आया और जैक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और मलिक ने बिना मोलभाव किए ही सौदा मान लिया। फोन पर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, आवाज से ज्यादा सांस की आवाज। हताशा राजाओं को भी व्यावहारिक बना देती है। अपनी वेरोन की ड्राइवर सीट पर बैठते ही जैक्स ने इंजन चालू करते ही अपने नीचे चमड़े की सरसराहट महसूस की। एक शांत जानवर जो दहाड़ने के लिए तैयार था। वो 1 हफ्ते के अंदर सिल्वर स्ट्रिंग्स पर काम शुरू कर देगा। आंकड़ों ने उसे प्रेरित कर दिया है। अच्छा, कांच से टकराते तरल पदार्थ की आवाज आई, शायद विस्की। और उसके आदमी अभी के लिए वफादार। जैक्स ने रियरव्यू मिरर में खुद को देखते हुए हल्के से कंधे उचकाए। उसकी ठंडी आंखें और जख्मों में जीती और लड़ी गई लड़ाइयों की कहानियां झलक रही थी। लेकिन वफादारी उनकी दुनिया में मुद्रा की तरह है, ये जल्दी ही मूल्यहीन हो जाती है। उनके बीच एक और सन्नाटा छा गया, मानो स्थिर हवा में धुआं छाया हो। जैक्स लगभग अपने बॉस की कल्पना कर सकता था, जो उस ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था। उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी और वह इस खतरनाक शतरंज की बिसात पर हर मोहरे का आकलन कर रहा था। क्या आपको लगता है कि वह अपना वादा निभाएगा?
स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जैक्स ने शांत भाव से जवाब दिया, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो अंडरग्राउंड पर हमारा राज है, अगर नहीं। उसने फिर से बेपरवाही से कंधे उचका दिए। हम फिर भी जीतेंगे। एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, मानो मीलों दूर से भी समझदारी का संकेत मिल रहा हो। और अगर वह दोनों तरफ खेलने की कोशिश करे तो? जैक्स की मुस्कान लोहे की तरह तीखी हो गई। तब उसे पता चलेगा कि मुझे द रेकनिंग क्यों कहते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनके बॉस ने दोबारा बात की, इस बार नरम लहजे में। तुम इसका बहुत ज्यादा आनंद लेते हो। जैसे ही वो बारिश से भीगी हुई नियॉन लाइटों से जगमगाती सड़कों पर आगे बढ़ा, जैक्स ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं, बस इसमें अच्छा हूं। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाता गया, शहर गलियों और नियॉन लाइटों के एक बहुरंगी दृश्य में बदल गया, जिसमें कभी कभार धुंधले अंधेरे को चीरती हुई हेडलाइट्स की चमक दिखाई देती थी। फोन के दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज निकली, जो गीली सड़क पर सरकते टायरों की लयबद्ध फुसफुसाहट में लगभग दब गई। मुझे अपडेट देते रहना। और हे जैक्स। हाँ, जैक्स ने जवाब दिया। उसकी आवाज में तनाव झलक रहा था। इतने भावुक मत हो जाओ। इसके साथ ही फोन कट गया। जैक्स ने अपना फोन यात्री सीट पर फेंक दिया और एड्रेनलिन के तेज बहाव के कारण स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इस विशाल शहरी परिदृश्य में कहीं मलिक पहले से ही अपने दल को जुटा रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। अध्याय 149, पहला रक्त। रेड सेक्टर की जगमगाहट रात के आकाश में एक खुले घाव की तरह चमक रही थी। नीचे फैली अराजकता पर एक रहस्यमयी रोशनी बिखेर रही थी। मलिक वॉस एक जर्जर अपार्टमेंट परिसर की छत पर खड़ा था। उसका कोट हवा में ऐसे लहरा रहा था मानो वो चुनौती का झंडा हो। सिल्वर स्ट्रिंग्स के क्षेत्र की सड़कें बेखबर पैदल सैनिकों से गुलजार थी, जो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि उनका साम्राज्य पतन के कगार पर था। उसके ईयरपीस में चटकने की आवाज आई और वो चालू हो गया। सभी टीमें अपनी अपनी जगह पर हैं। उसके लेफ्टिनेंट ड्रैगो ने धीरे से कहा। मलिक ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपनी सांस को ठंडी हवा में घुलते हुए देखा। महज 3 हफ्ते पहले वो खुद को एक कोने में फंसे जानवर की तरह महसूस कर रहा था। उसका साम्राज्य उसके चारों ओर बिखर रहा था, लेकिन अब उसके दांत थे और वो पलटवार करने के लिए तैयार था। उसने अपने संचार उपकरण पर टैप किया। हटो। पहले विस्फोट ने सिल्वर स्ट्रिंग्स के मुख्य हथियार डिपों को चकनाचूर कर दिया। आकाश में एक आग का गोला उठा, जिसने एक शानदार पल के लिए रात को दिन में बदल दिया। अराजकता फैल गई। सिल्वर स्ट्रिंग्स के प्रवर्तक सड़कों पर उतर आए, अफरातफरी में चिल्लाते हुए, क्योंकि ऊपर से XM42 पल्स फायर की सटीक बौछारों से उन्हें मार गिराया गया। गोलियों ने उनके कवच को कागज की तरह चीर दिया, जिससे वे सड़क के किनारे बेजान और क्षतविक्षत होकर पड़े रह गए। मलिक ने ठंडे भाव से अपनी नवनिर्मित सेना को भयावह दक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। ड्रोन ऊपर आसमान में मंडरा रहे थे, भाग रहे लक्ष्यों को थर्मल मार्करों से चिन्हित कर रहे थे, जबकि तंत्रिका तंत्र को बाधित करने वाले ग्रेनेड गलियों में फट रहे थे, जिससे बिना एक बूंद खून बहाए पूरी टुकड़ियां ढेर हो रही थी। केवल तड़पते हुए शरीर पीछे रह गए थे, क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र अतिभारित हो गए थे। और फिर आए वो एक्सोसूट। मलिक के 3 सबसे बेहतरीन आदमी युद्ध के देवताओं की तरह मुख्य सड़क पर शान से चल रहे थे। उनके कार्बन फाइबर से बने शरीर गोलियों को ऐसे सोख रहे थे मानो वे बारिश की बूंदों से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक ने सिल्वर स्ट्रिंग्स के सेफ हाउस का दरवाजा नंगे हाथों से उखाड़ दिया, जो शुद्ध शक्ति का प्रदर्शन था। मलिक के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। प्रभुत्व का असली एहसास यही होता है। 1 घंटे बाद वे सिल्वर स्ट्रिंग्स के नेता अनातोली को उसके छिपने के स्थान से घसीटकर बाहर ले आए। जो व्यक्ति कभी मलिक की कमजोर पड़ती पकड़ का उपहास उड़ाता था, वो अब खून से लथपथ और स्तब्ध होकर उसके सामने सड़क पर घुटनों के बल बैठा था। मलिक ने एनाटोली की निगाहों में देखने के लिए नीचे झुककर कहा, तुमने मेरे बंदरगाह छीन लिए, मेरी लड़कियां, मेरी ताकत, मेरा स्वाभिमान। अनातोली ने गुस्से में उसके पैरों पर थूका। तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ बदल जाएगा? तुम अभी भी कुत्ते ही हो, बस एक नई रस्सी से बंधे हो। मलिक सीधा खड़ा हुआ और अपने कोट से काल्पनिक धूल झाड़ी। गलत। उसने ड्रैगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। पलक झपकते ही एक तंत्रिका बाधित करने वाली गोली अनातोली के कंधों के बीच जा लगी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी चीख एक घुरघुराहट में बदल गई। मलिक की आंखों के सामने ही उसका तंत्रिका तंत्र शॉर्ट सर्किट हो गया। मलिक ने सिल्वर स्ट्रिंग्स के बचे हुए लोगों की भीड़ की ओर रुख किया, उन लोगों की ओर जिन्होंने आत्मसमर्पण करने की समझदारी दिखाई थी। ये बात सबको बताओ, उसने घोषणा की। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई चाकू की तरह आगे बढ़ रही थी। पुराने नियम खत्म हो चुके हैं। इतना कहकर वो तेजी से चला गया और अनातोली को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ गया। लेकिन शहर में कहीं एक मूक दर्शक दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। जैक्स क्रेने ने अपना संचार उपकरण नीचे रखा और बुदबुदाया, काम हो गया। दूसरी तरफ से आई आवाज मधुर और विनोदी थी, जिसने एक ही शब्द में जवाब दिया, अच्छा। उनके अपने ही इलाके की नालियों में रेड सरपेंच के शवों का ढेर लगा हुआ था। उनके विशिष्ट लाल रंग के बंधना अब खून से लथपथ थे। ब्लैक हैंड के नेताओं को उनके अपने नाइट क्लबों के बाहर नियॉन साइन बोर्ड से लटका हुआ पाया गया। उनकी जीभें कटी हुई थी, जो मलिक के संदेश की एक भयावह याद दिलाती है।
जेड टाइगर्स का मुख्यालय जलकर राख हो चुका है। उनके कभी खूंखार माने जाने वाले गुंडे अब मलबे के बीच महज जले हुए कंकाल बनकर रह गए हैं। 5 गिरोह, 5 रातें। अब अंडरवर्ल्ड ने अपनी सांसें थाम ली। गुप्त शराबखानों के धुंधले पिछले कमरों और उच्च श्रेणी के वेश्यालयों के आलीशान निजी बूथों में बचे हुए गिरोह के सरगना बदला लेने की योजना बनाने के लिए नहीं, बल्कि केवल जीवित रहने के लिए एकत्रित होते थे। ये मलिक नहीं है, लूपो सिंडिकेट के उम्रदराज डॉन डाटे मोरेटी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी झुर्रीदार उंगलियां विस्की के गिलास पर इस तरह कस गई मानो वो उसकी जीवन रेखा हो। वो कमीना अकेले ये सब नहीं कर सकता था। उनकी मेज के बीचों बीच एक होलो स्क्रीन अचानक चालू हो गई, जिस पर सिल्वर स्ट्रिंग्स नरसंहार के फुटेज फिर से चलने लगे, जिसमें मलिक के एक्सोसूट पहने सैनिक गोलियों की बौछार के बीच ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे वो बारिश हो। न्यूरल डिसरप्ट ग्रेनेड दुश्मनों को जमीन पर हिंसक रूप से तड़पा रहे थे। आखिर कौन उसका साथ दे रहा है? गोल्डन लोटस ट्रायड की रानी लीना ने फुसफुसाते हुए कहा। दबाव में उसकी आमतौर पर अविचल रहने वाली शांति टूटने लगी थी। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। उन गलियों के कोनों पर जहां सौदे होते थे और वफादारी का लेन देन मुद्रा की तरह होता था, निचले स्तर के गुंडे घबराए हुए फुसफुसाहट में बातें करते थे। मैंने सुना है कि मलिक के पास अब सैन्य तकनीक है। लुपो के एक सिपाही ने टाइगर्स के बचे हुए सदस्यों में से अपने संपर्क से बुदबुदाते हुए कहा। कांपते हाथों से सिगरेट जलाते हुए उसने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, बकवास। किसी मामूली बॉस को इस तरह के हार्डवेयर तक पहुंच कैसे मिल सकती है? तो फिर लाशें क्यों जमा हो रही थी? यहां तक कि 4th प्रीसिंक्ट मुख्यालय के भीतर भी, जहां रिश्वतें पानी की तरह बहती थी, वातावरण तनाव से भरा हुआ था। क्या हम इसे अनदेखा कर रहे हैं? जासूस राउर्क ने अपराध स्थल की तस्वीरों से भरी एक फाइल को अपनी मेज पर फेंकते हुए अपने साथी से बुदबुदाते हुए कहा। जले हुए खंडहर, तड़पते शरीर, खून से रंगी सड़कें। उनके साथी जासूस वास्केज ने अपने कागजात से नजरें भी नहीं हटाई। हमें मरने के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिलता। संदेश स्पष्ट था, मलिक के रास्ते से दूर रहो। एक खंडित शहर की छाया में, जहां गठबंधन रेत की तरह बदलते रहते हैं, वहां ऐसे ऑपरेटरों की एक नस्ल मौजूद है जो धुंधले धूसर वातावरण में पनपते हैं। बिचौलिए, तस्कर और वे लोग जो खेल को किसी और से बेहतर जानते हैं। ये सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं है। अंडरवर्ल्ड के हर काम में दखल रखने वाले सूचना दलाल द टेलर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक संदेश है। लेकिन किसे? उसने ये बात गुप्त रखी। उसका अगला ग्राहक, काले रंग के सूट पहने एक व्यक्ति ने भुगतान के रूप में उसे ट्रेस न किए जा सकने वाले यूनिक्रेड कार्ड सौंप दिए। इसी बीच मलिक उस कमरे में आराम कर रहा था जो कभी अनातोली का कार्यालय हुआ करता था। उसके जूते मृत व्यक्ति की मेज पर रखे हुए थे। हवा में सिगार और सूखे खून की तीखी गंध फैली हुई थी। ड्रेगो, जिसका लेफ्टिनेंट एक एक्सोसूट पहने हुए था, जो हर हरकत के साथ हल्की सी गुनगुनाहट करता था, अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने सावधानी से कहा, बाकी लोग बात कर रहे हैं, कुछ घुटने टेकने को तैयार है। बाकी, मलिक ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, उन्हें कोशिश करने दो। अपनी कलाई को झटकते हुए उसने एक चिकना एनक्रिप्टेड फोन निकाला, वही फोन जो जैक्स ने उसे सौंपा था, और एक शब्द टाइप किया। हो गया। कुछ ही क्षणों में उत्तर आ गया। अच्छा। न कोई प्रशंसा, न कोई चेतावनी, बस ठंडी स्वीकृति। मलिक ने फोन एक तरफ फेंक दिया और अपने लिए एक ड्रिंक डाली, बाहर मची अफरातफरी के बीच उस पल का आनंद लेते हुए। आग की लपटें इमारतों को अपनी चपेट में ले रही थी और सायरन विरोध में बज रहे थे। और इन सबसे ऊपर धुंधली रोशनी वाले एक अध्ययन कक्ष में, जो परछाइयों और रहस्य से भरा हुआ था, एक आदमी वैलेरियन नॉयर की चुस्की ले रहा था और देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी। अध्याय 150, मखमली पानी में शार्क। ऑब्सीडियन कक्ष, एजिस जिला। जैसे ही आप द ऑब्सीडियन रूम के नाम से जाने जाने वाले निजी लाउंज में कदम रखते हैं, हवा आपको मखमली लबादे की तरह घेर लेती है, जो पुरानी शराब, सुगंधित सिगार और महंगे इत्र की हल्की सी खुशबू से भरपूर होती है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये द गिल्डेड मिराज है, एक विशिष्ट प्रतिष्ठान जहां एजिस जिले के अंडरवर्ल्ड के दिग्गज व्यापारिक चर्चा करने और कभी कभी हिसाब किताब निपटाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस दौरान वे इतनी महंगी शराब पीते हैं जिसकी कीमत अधिकांश लोगों की एक साल की कमाई से भी अधिक होती है। आज रात ये कमरा जिले के असली ताकतवर लोगों से गुलजार है। ये आम गली मोहल्ले के गुंडे या मध्यम दर्जे के गुंडे नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सरगना है। ये ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ खेल नहीं खेलते, वे इस खेल के मालिक है। इस सभा के मुखिया डेमियन क्रो है, जो दूर दूर तक आयरन बैरन के नाम से जाने जाते हैं। चौड़े कंधों और पीछे की ओर कंघी किए हुए चांदी जैसे बालों वाले लगभग 50 वर्ष की आयु के एक प्रभावशाली व्यक्ति के चेहरे पर एक टेढ़ा मेढ़ा निशान है, जो उनकी बाई भौं से उनके गाल तक जाता है, जो एक असफल हत्या के प्रयास की भयावह याद दिलाता है। उसका साम्राज्य हथियारों की तस्करी और निजी मिलिशिया पर फलता फूलता है, जिसे सीनेट में पुराने धनवान क्रो परिवार के राजनीतिक संपर्कों से बल मिलता है। डेमियन के बाई और सेलिन गोल्ड है, जिन्हें उपयुक्त रूप से रेशम की रानी उपनाम दिया गया है। अपने 40 के दशक के उत्तरार्ध में और हमेशा एक सफेद पैंट सूट में त्रुटीन रूप से सजी धजी, वो अपनी बेदाग त्वचा और सुरुचिपूर्ण ढंग से जुड़े में बंधे काले बालों के साथ लालित्य का परिचय देती है। उसके धंधे वेश्यावृत्ति, ब्लैकमेल और उच्च स्तरीय मानव तस्करी के इर्द गिर्द घूमते हैं।
और इन सभी को उसके रहस्यमय लोके कंसोर्टियम का समर्थन प्राप्त है। डेमियन के दाहिनी ओर रोलैंड लॉरेंस बैठे हैं, जिन्हें कुख्यात रूप से फैंटम बैंकर कहा जाता है। अपनी नाक पर गोल चश्मे लगाए और होठों पर हमेशा एक शरारती मुस्कान लिए लगभग 60 वर्ष की आयु में वो मर्सर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट जासूसी के मामलों को संभालते हैं, जो एक तथाकथित वैध वित्तीय साम्राज्य है जो काले धन को बिना किसी निशान के गायब करने के लिए जाना जाता है। डेमियन के सामने केन वेक्स है, जो एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसे क्लीनर के नाम से जाना जाता है। हत्याओं और शवों को ठिकाने लगाने में माहिर केन ने अपने अतीत को रहस्य में छिपा रखा है। अफवाह है कि उसके चिकित्सा परीक्षक कार्यालयों में संपर्क है। लगभग 40 वर्ष की आयु में दुबले पतले और निर्मल आंखों वाले वो व्यक्ति हर समय काले दस्ताने पहने रहते हैं, जो उनकी एक विशिष्ट शैली है और उनकी भयावह उपस्थिति को और बढ़ाती है। अंत में सेलिन के बगल में लुसियन मून है, जो हमेशा की तरह समस्या सुलझाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। अपने ड्रेक मीडिया साम्राज्य के माध्यम से सूचना दलाली और राजनीतिक हेरफेर में माहिर लुसियन, क्योंकि खबरों पर नियंत्रण का मतलब है कथाओं पर नियंत्रण, सफेद काली दाढ़ी और टर्टलनेक टी शर्ट में परिष्कृत व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। माहौल में हल्की बातचीत की गूंज सुनाई देती है। आलीशान दीवारों से टकराती हंसी और गिलासों की खनक के बीच हंसी गूंजती है। पहली नजर में ये पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा लगता है। सेलिन ने धुएं की एक पतली सी धारा छोड़ी। उसकी गहरी आंखें कमरे में चारों ओर घूम गई। ये छोटी छोटी मुलाकातें एक दुर्लभ आनंद है। उसने सोचा, ऐसा अक्सर नहीं होता कि हमें एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का मौका मिले, बिना किसी के पीठ पीछे छुरा घूंपने की साजिश रचने के। डेमियन हंस पड़ा और एक अनुभवी पारखी की तरह अपनी विस्की को घुमाते हुए बोला, ओह, मुझे यकीन है कि इस कमरे में कम से कम 2 लोगों ने आज रात इसके बारे में सोच लिया होगा। केन मुस्कुराया नहीं, बल्कि शांत भाव से बोला, 3। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोलैंड घुटने पर हाथ मारते हुए जोर से हंस पड़ा। भगवान, मुझे तुम पागलों की बहुत याद आई। लुसियन ने अपनी मार्टिनी की चुस्की लेते हुए मुस्कुराया। चाकू मारने की बात हो रही है। क्या किसी और को रेड सेक्टर के उस नए बदमाश के बारे में पता चला है? उसका नाम क्या है? मलिक? डेमियन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। वो गली का चूहा? बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक गली का गुंडा है जिसे किस्मत का साथ मिल गया है। सेलिन ने अपनी सलीके से तराशी हुई भौहें उठाई। 5 रातों में 5 गिरोहों से सामना होना कोई किस्मत की बात नहीं है, डेमियन। रोलैंड ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। गैंग? अरे, वो सिल्वर स्ट्रिंग्स के बेवकूफ तो मामूली चोरों से थोड़े ही बेहतर थे। और सरपेंस, वो तो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। केन ने सोच विचार करते हुए अपनी एब्सिंथे को घुमाया। वो सैन्य स्तर के हथियार, एक्सोसूट और न्यूरल डिसरप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। ये आम सड़क स्तर की मारक क्षमता नहीं है। बातचीत की दिशा में आए बदलाव से उत्सुक होकर लुसियन आगे झुका। तो उसका समर्थन कौन कर रहा है? डेमियन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? अगर उसने हमारे इलाके में कदम रखने की हिम्मत की तो हम उसे कीड़े की तरह कुचल देंगे। सेलिन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पहले कभी पागल कुत्ते का सामना नहीं किया हो। रोलैंड ने सिर हिलाते हुए फिर से हल्की हंसी हंसी। ओह, मुझे नहीं पता, ये कुछ हद तक प्यारा है, जैसे किसी छोटी मछली को शार्क के साथ तैरने की कोशिश करते देखना। केन ने अपना गिलास हल्के से नीचे रखा, जिसकी गूंज तनावपूर्ण वातावरण में सुनाई दी। उस छोटी मछली ने रेड सेक्टर को कब्रिस्तान में बदल दिया है। माहौल में थोड़ा सा बदलाव आने के साथ ही उन दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर लुसियन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो फिर शायद हमें उसे अपनी अगली डिनर पार्टी में आमंत्रित करना चाहिए। एक बार फिर हंसी गूंज उठी, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं अधिक तीखी थी और उसमें कुछ अधिक भयावहता का भाव था। इसके बाद लुसियन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और धीरे से मुस्कुराया। उनकी छड़ी वर्सिन कालीन पर हल्की हल्की थपथपाहट कर रही थी। सवाल हथियारों का नहीं है, सवाल यह है कि उन्हें ये हथियार किसने दिए। एक और विराम, इस बार अधिक लंबा। डेमियन ने अपना गिलास जानबूझकर जोर से नीचे रख दिया। अगर कोई नया खिलाड़ी सोचता है कि वो हमारी लीग में खेल सकता है तो हम उसे याद दिला देते हैं कि आवारा कुत्तों का क्या हाल होता है। उसका निशान मुड़कर एक मुस्कान जैसा दिखने लगा। हिंसक रूप से सेलिन ने अपने नाखूनों को देखा। मैंने पहले ही कोशिश कर ली है, डार्लिंग। मेरे लोगों ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। चूल्हे में आग की लपटें चटक रही थी। इमारत में कहीं एक घड़ी ने आधी रात की घंटी बजाई। केन सहजता से उठा और अपनी हथकड़ी ठीक करते हुए बोला, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मेरी एक सर्जरी निर्धारित है। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, बाकी बचे लोगों ने एक दूसरे को ऐसी निगाहों से देखा जो वास्तव में खतरनाक होने की भाषा में बहुत कुछ कह रही थी। रोलैंड ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या हम इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि मलिक की यह समस्या कब तक सुलझ जाएगी? ल्यूसियन मुस्कुराया और अपने पेय को घुमाया। मैं उसे 48 घंटे का समय देता हूं। डेमियन की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं ये कार्रवाई करूंगा। 20 का कहना है कि शव कभी नहीं मिलेगा। उसी रात बारिश से भीगी सड़कों पर केन की लिमोसिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका पार्टीशन मजबूती से लगा हुआ था। उसने अपने संचार उपकरण में एक सुरक्षित फ्रीक्वेंसी डाली। सफाई दल को मेरे स्थान पर भेजो। पूर्ण नियंत्रण प्रोटोकॉल लागू है।
एक विराम। और जुड़वा बच्चों को मलिक की इस स्थिति को संभालने के लिए भेजो। दूसरी तरफ से आवाज हिचकिचाई, सर, हमने जो आखिरी टीम भेजी थी, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? केन की आवाज कब्र से भी ज्यादा ठंडी फुसफुसाहट में बदल गई। नहीं महोदय। अच्छा, जुड़वा बच्चे असफल नहीं होते। जैसे ही कार एक मोड़ पर मुड़ी, केन को थोड़ी देर के लिए बेचैनी महसूस हुई। मलिक का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास संसाधन थे, वास्तविक संसाधन, और उनकी दुनिया में। इसका मतलब या तो एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह था या कुछ और भी कहीं अधिक खतरनाक। कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प हैं, और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। आगे जो होगा, वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद हैं, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।